हेलो स्टूडेंट्स। आज आप लोगों के सबसे मोस्ट डिमांडेड टॉपिक 3D ज्योमेट्री की वीडियो आपको वन शॉट में मिलने वाली है। सो बहुत ध्यान से देखना है बेटा। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करेंगे, फिर इसके कुछ वन मार्कर्स देखेंगे, किस तरीके से इसके क्वेश्चंस आते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है बेटा, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार आते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर बहुत बार उनको देखा गया है। ठीक है। और अभी जो हमारा सीबीएसई का सैंपल पेपर आया है उसके अंदर भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के। ये टॉपिक समझ सकते हो वेक्टर्स के साथ मिलके अकेला चैप्टर 10 और चैप्टर 11 दोनों मिलके कितने मार्क्स के आते हैं बेटा ये टॉपिक्स? 14 मार्क्स के। कितने मार्क्स के बच्चे? 14 मार्क्स के टॉपिक है। तो ये समझ लो कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत बच्चों को बेटा इसमें डाउट आता है, बहुत बच्चों को जल्दी बैठ जाओ बेटा। सो फाइनली हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर की। तो बहुत ध्यान से एक एक चीज पढ़नी है बेटा। इस चैप्टर को करने से पहले बात ध्यान देना, वेक्टर्स की प्रायर नॉलेज होना जरूरी है। जैसे हमारे पास दो चैप्टर्स थे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, याद होंगे आप लोगों को। तो मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स करने के लिए, डिटर्मिनेंट्स करने के लिए आपको मैट्रिसेस की रिक्वायरमेंट रहती थी बेटा। मैट्रिसेस की जब तक नॉलेज नहीं होगी तब तक डिटर्मिनेंट्स नहीं कर पाओगे आप। वैसे ही वेक्टर की नॉलेज जब तक नहीं होगी तब तक आप 3D चैप्टर नहीं कर पाओगे आप, ये वाला 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो इससे पहले वेक्टर्स की अच्छी नॉलेज ले लेना, फिर इस वीडियो को देखना। चलो स्टार्ट करते हैं 3D ज्योमेट्री। अब 3D ज्योमेट्री होता क्या है? 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में सबसे पहला टॉपिक जो हमें पढ़ना है दैट इज डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज। सारे बच्चों को ये जो पीडीएफ जो मैंने दी है ये बुक की फॉर्मेट में सबको मिल चुका है बेटा। इसके अंदर कुछ चीजें ऐड करूंगा, तो बुक अपनी खोल के रखना अपने साथ, सो दैट कुछ जो एडिशन करूंगा, कुछ चीजें छूट गई हैं, जो चीज मैंने बहुत जल्दी जल्दी में बनाई है वाली आपकी पीडीएफ, ये जो आपकी बुक है ये आपको जो मिली है, लेकिन कुछ चीजें हैं, एक दो चीजें, ज्यादा नहीं, एक दो चीजें होंगी जो यहां से आप उसको नोट कर देना। तो बुक को अपने साथ रखना इस वीडियो को देखते वक्त। तो लेट्स स्टार्ट। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन होता क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो सबसे पहली बात, डायरेक्शन कोसाइंस की हमने वेक्टर्स में भी करी है बेटा। वेक्टर्स में क्या करी थी डायरेक्शन कोसाइंस की बात? लेट अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स मेड बाय द वेक्टर in the positive direction of x y and z axis, then cos alpha cos beta cos gamma आपके डायरेक्शन को साइंस होते थे। कुछ ऐसा ही लिखा है गया यहाँ पे, बस मैंने वेक्टर की जगह क्या लिख दिया है? लाइन। ध्यान देना, इस चैप्टर में हमें वेक्टर की तरह ही सोचना है सब कुछ, लेकिन वेक्टर की जगह हमें लाइन बोल के चलना है। वेक्टर की जगह क्या सोच बोल के चलना है? लाइन। सोचना बिल्कुल वेक्टर की तरह है बेटा, ध्यान देना, सोचना बिल्कुल वेक्टर की तरह है, लेकिन बोलना उसको लाइन है। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा? लेट अल्फा बीटा एंड गामा बी द एंगल्स। जब भी आपको, ध्यान देना, एंगल्स गिवन है विद एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ये बात ध्यान देना बेटा। जब भी आपको एंगल्स गिवन है, अल्फा बीटा गामा, कुछ भी एंगल दे दे आपको वो, ठीक है, एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ, तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा डीसीज हो जाते हैं। मतलब आपको कभी भी एंगल्स गिवन है ना बेटा, तो आपके वो डीसीज की कुछ ना कुछ बात कर रहा है। और डीसीज की जब भी बात कर रहा है ना, तो उसका रिलेशन हमेशा काम आएगा। क्या रिलेशन काम आएगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है बेटा आपका, जहां पर एल होता है आपका पहला वाला डीसी, एम होता है आपका दूसरे वाला डीसी, एन होता है आपका तीसरे वाला डीसी आपका बेटा। ठीक है। उसके बाद बात करता है डायरेक्शन रेशियोज की। डायरेक्शन रेशियोज और ज्यादा कुछ नहीं होता, इट इज द वैल्यू दैट इज प्रोपोर्शनल टू डीसीज। ये क्या होता है बेटा? वैल्यूज विच आर प्रोपोर्शनल टू डीसीज। अब देखो बेटा, हमने कुछ बातें की थी, यहाँ पे मैं कुछ लिखना चाहूंगा, तो ध्यान देना। हम जब वेक्टर्स पढ़ते थे बेटा, तो एक वेक्टर होता था हमारे पास, यहाँ पे जगह आई थिंक थोड़ी सी कम पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं, हम दूसरे उस पर शिफ्ट कर जाते हैं। जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ जी, सो व्हाइट बोर्ड, या तो यहाँ पर हम बात करते हैं। सबसे पहले हमने बेटा एक वेक्टर पढ़ा था बेटा। वेक्टर कैसे लिखते हैं बेटा? कंपोनेंट फॉर्म, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये हमारे पास वेक्टर होता था बेटा। अब इस वेक्टर के अगर मुझे डायरेक्शन कोसाइंस निकालने तो हम कैसे निकालते थे बेटा? अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस इस वेक्टर के निकालने होते थे
तो कैसे निकालते थे बेटा डायरेक्शन कोसाइंस? तो डायरेक्शन कोसाइंस निकालने के लिए हम क्या करते थे, यहाँ पे ध्यान देना बेटा, सबसे पहले इसके यूनिट वेक्टर से हम इसको डिवाइड करते थे। तो इसका यूनिट वेक्टर क्या आता है बेटा? यूनिट वेक्टर बन जाता है आपके पास अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, सीधा सीधा। तो आपका जो यूनिट वेक्टर आता है वो क्या आता है बेटा आपके पास? ए वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया हमने, दैट इज एक्स अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस आई कैप प्लस y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर j कैप प्लस z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर k कैप। कुछ इस तरीके से काम चलता था बेटा, ठीक है। तो ये क्या थे बेटा आपके पास? x अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, y अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर एंड z अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर क्या होते थे बेटा आपके? दीज वर डीसीज ऑफ द वेक्टर। क्या होते थे बेटा ये? डीसीज ऑफ द वेक्टर। और क्या मैं कह सकता हूं ये जो स्केलर मल्टीपल्स स्केलर आपके कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के, ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो डायरेक्टली मैं इन्हीं को डीआरस कह देता हूं, यही डीआरस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सोचना बिल्कुल वेक्टर की तरह ही है, लेकिन लिखना लाइन की तरह है। आप कैसे लिखेंगे यहाँ पे उस पर बात करते हैं। हम आते हैं दोबारा वापस इस पे। हाँ जी तो क्या कह रहा है बेटा आपको? सबसे पहली बात समझ आ गई यहाँ पे अच्छी तरीके से। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट चीज की, आगे बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है बेटा आपको? कि अगर आपका एबीसी डीआर से लाइन के, एबीसी अगर डीआर से लाइन के, तो डीसीज कैसे निकलते थे? अभी हमने देखा उसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते थे। तो मैं भी यहीं पे वही चीज कहना चाह रहा हूं कि अगर एबीसी डीआर हैं तो आपके जो डीसीज आएंगे इसके, डायरेक्टली आपने क्या करना है, उनको मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है यहाँ पे, ठीक है। सिमिलरली अगर आपको दो पॉइंट्स गिवन है लाइन के ऊपर, इफ यू आर गिवन विद द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन, तो उसके डीआर कैसे निकालोगे बेटा? वेक्टर के पास जाओ। दो पॉइंट्स अगर गिवन होते थे तो वेक्टर कैसे निकालते थे? दो पॉइंट से x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप, ऐसे ही निकालते थे क्या? ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं डायरेक्टली कि डीआरस क्या हो जाएंगे? जो स्केलर कंपोनेंट्स थे उसके x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1, तो इसके डीसीज क्या हो जाएंगे? करस्पॉन्डिंग उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो। और मैग्नीट्यूड क्या है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 के होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। यहां तक बात समझ आ रही है बेटा? पक्का? बढ़े आगे। फोर्थ चीज जो इसमें आपको ध्यान देनी है वो ये है कि डीसीज ऑफ एक्स एक्सिस क्या होते हैं आपके, वाई एक्सिस क्या होते हैं, जेड एक्सिस क्या होते हैं। डीसीज का मतलब क्या है? अगर एक्स एक्सिस के डीसीज पूछा जाए तो एक्स एक्सिस के डीसीज क्या होंगे? तो आपने क्या देखना है, एक्स एक्सिस किसके साथ एंगल देखते हैं? एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ। एक्स एक्सिस अपने साथ क्या एंगल बनाएगा? 0। वाई एक्सिस के साथ 90, जेड एक्सिस के साथ 90। तो इसके डीसीज क्या हो जाएंगे? cos 0, cos 90, cos 90। cos 0 क्या होता है बेटा? 1, cos 90 0। सेम तरीके से y एक्सिस के क्या हो जाएंगे? 0 1 0 और z एक्सिस के 0 0 1। ये याद रखने हैं आपने। डीसीज किसके हैं ये? x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस डीसीज, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट की। अब अपने ये पॉइंट क्लियर है, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज का कांसेप्ट अच्छे से क्लियर है। इसके बाद बात करते हैं हम इक्वेशंस ऑफ लाइंस की। अब बेटा देखो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के दो तरीके आपको याद रखने हैं, ठीक है। हालांकि आपकी बुक के अंदर एक ही तरीका दे रखा है, लेकिन फिर भी फॉर द सेफ साइड हम दो तरीके करके चलेंगे यहाँ पे। पहला तरीका है गिवन अ पॉइंट ऑन द लाइन एंड अ पैरेलल वेक्टर टू इट। क्या है आपके पास? एक पॉइंट दे रखा है और एक पैरेलल वेक्टर दे रखा है आपको। अगर ये दो चीजें गिवन है बेटा तो आप लाइन की इक्वेशन निकाल सकते हो। जैसे आपके पास ये लाइन है L, ठीक है, इसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है x1 y1 z1 और इसके पैरेलल वेक्टर गिवन है आपको b वेक्टर। तो अगर b वेक्टर है बेटा तो हम किसी तरीके से उसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिख सकते हैं, मान लो b वेक्टर हमारा जो पैरेलल वेक्टर है वो ये है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप। और हमारा अगर कोई पॉइंट होता है बेटा तो पॉइंट से हमने पोजीशन वेक्टर बनाना सीखा हुआ है। तो पॉइंट से पोजीशन वेक्टर कैसे बनता है बेटा? जो भी पॉइंट है उसके साथ i कैप j कैप k कैप लगा दो तो आपका पोजीशन वेक्टर बन जाता है। तो इसके दो इक्वेशंस बनते हैं बेटा, एक वेक्टर और एक कार्टेशियन इक्वेशन। तो वेक्टर इक्वेशन क्या आती है आपके पास बेटा? सीधा सीधा r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स b वेक्टर। मतलब क्या है, जो a वेक्टर है जो बिना लैम्डा के पॉइंट है आपका, वेक्टर है आपका, ये पॉइंट को डिनोट करता है। ये किसको डिनोट करता है? आपके पॉइंट को। और जो लैम्डा के साथ मल्टीप्लाइड है ये पैरेलल वेक्टर को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है बच्चे? पैरेलल वेक्टर को। बिल्कुल सेम तरीके से इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मुझे कार्टेशियन इक्वेशन बनानी है बेटा
तो क्या आएगी बेटा, कैसे बनाएंगे ध्यान दो, ऊपर जो है एक्स वाई जेड लिख दोगे, माइनस करके ये जो पॉइंट के डी है ना ये लिख दोगे, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन, डिवाइडेड बाय ये जो पैरेलल वेक्टर के डी इन तीनों के नीचे आ जाएंगे ए बी सी। ध्यान देना, वेक्टर से कार्टेशियन और कार्टेशियन से वेक्टर में जाना आपको आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आगे क्वेश्चंस के लिए। एक नोट है बहुत इंपॉर्टेंट, ये नोट ध्यान देना है बेटा, अगर आपको कभी डीआर ऑफ लाइन चाहिए, अगर आपको डीआर ऑफ लाइन चाहिए वो तो वो कौन दे देगा, पैरेलल वेक्टर ही अपने डीआर दे देगा। जो पैरेलल वेक्टर के डीआर होते हैं वही लाइन के डीआर होते हैं। ये बात समझ आ रही है बेटा, पक्का? आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं दूसरी चीज के ऊपर। दूसरा तरीका जिससे हम लाइन की इक्वेशन निकालते हैं वो कौन सा तरीका है बेटा, दैट इज गिवन 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन। अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है लाइन के ऊपर तो इक्वेशन निकालनी है मुझे उस लाइन की। पहली बात, अगर आपको 2 पॉइंट्स गिवन है तो क्या इसके ऊपर का एक वेक्टर बना सकते हो आप? वेक्टर क्या बनेगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप, जो इस लाइन के कोलिनियर होगा, जो इस लाइन के क्या होगा, कोलिनियर होगा। अब हमने याद करो एक वेक्टर में बात पढ़ी थी कि वेक्टर जो है ये फ्री वेक्टर्स होते हैं, इनको हम पैरेलल मूवमेंट दे सकते हैं नहीं दे सकते, तो क्या मैं इसको पैरेलल वेक्टर की तरह यूज कर सकता हूँ, पैरेलल वेक्टर की तरह यूज कर सकता हूँ। तो जहां जहां पे पैरेलल वेक्टर था वहां पे क्या आ जाएगा, जहां पे a था वहां पे क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1, जहां पर b था वहां पर y2 माइनस y1 आ जाएगा, और जहां पे c था वहां पर z2 माइनस z1 आ जाएगा। देखो है कि नहीं, आपका a वेक्टर क्या है यहाँ पे पहला पॉइंट, b वेक्टर है दूसरा पॉइंट, ठीक है? तो ध्यान दो ये चीज हो रही है कि नहीं हो रही, यहाँ पर b माइनस a आ गया वेक्टर, और नीचे a आता है तो मैंने क्या लिख दिया वहां पे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। आई होप बात क्लियर हो रही है अच्छे तरीके से, ठीक है? तो ये एक मिसलेनियस पार्ट है आपका, हो सकता है पूछ ले, ध्यान रखना है आपने, ठीक है? क्योंकि पिछले बोर्ड्स के पेपर्स में इसका भी जिक्र हुआ है बहुत ज्यादा, ठीक है? तो कभी हो सकता है पूछ ले, 90% 95% चांसेस है कि नहीं आएगा, पर 5% हम सेफ लेके चलेंगे, ठीक है ना? इसके अंदर बात समझ आ रही है बेटा बात? अब आगे बढ़ते हैं, अब आती है बात एंगल बिटवीन टू लाइंस की। दो लाइंस के बीच में एंगल निकालनी है। अगर आपको वेक्टर इक्वेशन गिवन है, आपको क्या गिवन है बेटा, लाइन की वेक्टर इक्वेशन, ये वेक्टर इक्वेशन है बेटा लाइन की, दो लाइन की वेक्टर इक्वेशन है, ठीक है? तो आपने सीधे सीधे क्या करना है, पहली बात एंगल बिटवीन टू लाइंस निकालने के लिए एक बात ध्यान देना है, एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। लाइन कहता है जो मेरे पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल है वही मेरे बीच में, हमारे बीच में एंगल है, सीधा सीधा, ठीक है? जो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल्स होंगे वही लाइन के बीच में एंगल्स होंगे। तो पैरेलल वेक्टर कहां दिखाई देते हैं, ये है पैरेलल वेक्टर्स b1 b2, ठीक है? तो cos थीटा का फॉर्मूला हमने कर रखा है, वेक्टर सारे वेक्टर का खेल है, मैं आपको बोल चुका हूं बेटा पहले, जैसे मैट्रिसेस के लिए डिटरमिनेंट्स के लिए मैट्रिसेस है, वैसे 3D के लिए वेक्टर है, गॉट इट? सब कुछ वहीं से उठ के आ रहा है उसका। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, b1 डॉट b2 पर मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2। ध्यान देना ये एंगल हमेशा एक्यूट आएगा। कौन सा एंगल आ रहा है आपका, एक्यूट। साथ साथ लिखते रहना बेटा जो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ, सो दैट माइंड में बैठते रहे अच्छे तरीके से जो भी चीज है, ठीक है? अगर आपको कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, ये आपके सीबीएसई का जो इस बार का सैंपल पेपर है ना, उसमें असर्शन रीजनिंग में दे रखा है आपको। असर्शन रीजनिंग में आपको क्या दे रखा है, आपको दो लाइंस के बीच दो लाइंस दे रखी है और उनके बीच में एक फॉर्मूला दे रखा है ऐसा कि एंगल बिटवीन टू लाइंस ये होता है आपका, ठीक है? तो वो असर्शन रीजनिंग के अंदर आपको क्वेश्चन पूछ रहा है इस चीज का, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो ध्यान दो हुआ क्या है, यहाँ पर b1 वेक्टर क्या है बेटा, b1 वेक्टर कहाँ दिखाई देगा आपको, यहाँ पे नीचे, और b2 वेक्टर कहाँ दिखाई देगा, यहाँ पे। तो b1 डॉट b2 क्या आएगा बेटा, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, उसी को मैंने एक्सपैंड करके लिखा हुआ है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर क्या आएगा, है वही चीज, मैंने इसको कार्टेशियन फॉर्मेट में लिख दिया। बात समझ आ रही है अच्छी तरीके से? दो चीजें ध्यान देनी है बेटा एंगल्स को करते वक्त। पहली चीज जो ध्यान देनी है आपने वो है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो उनके पैरेलल वेक्टर भी परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। अगर पैरेलल वेक्टर परपेंडिकुलर तो उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा,
0। अगर उनके बीच का डॉट प्रोडक्ट होगा तो कार्टेशियन फॉर्म के अंदर क्या कह सकते हो आप, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों में से कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान देना। इफ टू लाइंस आर पैरेलल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो आपको देखना है किस फॉर्मेट में, वेक्टर फॉर्मेट में दे रखा है या कार्टेशियन फॉर्मेट में दे रखा है। वेक्टर फॉर्मेट में ये चीज है, कार्टेशियन फॉर्मेट में इसको इस तरीके से लिखते हैं। बात समझ आ रही है? सेम तरीके से अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, इसकी बात हमने पहले भी करी थी, ठीक है, दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो पैरेलल वेक्टर भी पैरेलल होंगे इनके, तो दोनों एक दूसरे से प्रोपोर्शनल होंगे। तो सबसे पहला तरीका ये होता है, अगर वेक्टर्स दे रखे हैं तो एक वेक्टर दूसरे का कुछ स्केलर मल्टीपल होगा, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इसके drs प्रोपोर्शनल होंगे, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। दोनों में से कुछ भी बोल सकता है बेटा, यहाँ पे दोनों में से कुछ भी बोल सकता है। यहाँ पे यहाँ तक बात समझ आ रही है बेटा सबको अच्छे तरीके से? अब इसके ऊपर बेस्ड थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर आगे के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाले पॉइंट पे आते हैं, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पहले कंप्लीट करवा देता हूं, फिर उसके बाद फिर क्वेश्चंस पे चलेंगे सीधा डायरेक्टली। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है बेटा आपको, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस। अब दो है इसमें फॉर्मूलेस, पहला है स्क्यू लाइंस के बीच में, पहला क्या है बेटा आपके, स्क्यू लाइंस के बीच में। स्क्यू लाइंस का मतलब क्या होता है, स्क्यू लाइंस का मतलब क्या है, द लाइंस जो ना ही इंटरसेक्टिंग है ना ही पैरेलल है, द लाइंस which are neither intersecting nor parallel are known as skew lines। एक बार पूछा भी गया है इसका, इसकी डेफिनेशन डायरेक्टली पूछ ली गई है, define skew lines and hence find the shortest distance between the two lines। इस तरीके से क्वेश्चन आया हुआ है आपके पास, ठीक है। तो सीधा सीधा डेफिनेशन है, the lines which are neither intersecting nor parallel are known as skew lines। ठीक है, और इसके बीच में फॉर्मूला क्या है, अब ध्यान देना बेटा, ध्यान देना। अगर आपको यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन भी दे देना दो लाइंस की, तो कोई दिक्कत नहीं, वहां से आप a1 a2 और b1 b2 तो उठा ही सकते हो ना, जैसे इसके क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। अगर कार्टेशियन इक्वेशन आ जाए इसके अंदर तो क्या करेंगे इसमें हम, ठीक है। दोनों फॉर्मूलेज याद रखने की जरूरत नहीं है हमें, हम इसको इससे भी काम चला सकते हैं। फॉर्मूला सिंपल क्या है, a2 माइनस a1 वेक्टर, a2 कौन सा है, a1 वेक्टर कौन सा है, ये वाला, डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, इनका डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2, सीधा सीधा फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें पुट करेंगे हम। और अगर पैरेलल लाइंस आ जाती हैं, दो स्क्यू लाइंस का मतलब समझ गया, जो लाइंस आपकी पैरेलल नहीं है वो डायरेक्टली हम स्क्यू ही लेके चलेंगे उसको, ठीक है ना, समझ के चलना है इस चीज को। और पैरेलल लाइंस की बात करें तो पैरेलल लाइंस कैसे पहचानेंगे हम बेटा, सबसे पहली बात, जब भी आपको दो लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा, तो सबसे पहले कंफर्म करो कि ये पैरेलल लाइंस है या स्क्यू लाइंस है, पैरेलल लाइंस है या स्क्यू लाइंस है, सबसे पहले आपको ये कंफर्मेशन लेनी है। पैरेलल लाइन कैसे देखते हैं बेटा, इसके पैरेलल वेक्टर्स के पास जाओ, या तो ये दोनों सेम होंगे या तो प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे, या तो सेम होंगे या तो प्रोपोर्शनल होंगे एक दूसरे के। अगर ऐसा है तो दोनों लाइंस पैरेलल हैं एक दूसरे के, गॉट इट। अगर दोनों लाइंस पैरेलल आ गई तो इसके बीच का फॉर्मूला क्या है बेटा, यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा, ठीक कर लेना सारे बच्चे, इसलिए बोल रहा हूँ बुक लेके बैठना, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट आएगा बेटा। डी का फॉर्मूला क्या है, a2 माइनस a1 का क्रॉस प्रोडक्ट विद b वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर का होल मॉड, ठीक है। इस मॉड की चीज हम क्वेश्चन में देखेंगे कैसे, इस चीज की इंपॉर्टेंस हम देखने वाले हैं। अब आगे बात करते हैं सम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब ये तीन तरीके के क्वेश्चन है बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इसके अंदर, इनमें से एक क्वेश्चन आपको अपने पेपर में पक्का मिलेगा, ठीक है। पहला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पहला है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दो लाइंस के बीच में इंटरसेक्शन निकालना, ठीक है। दूसरा है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर या इमेज ऑफ द पॉइंट, ये दोनों एक ही क्वेश्चन है बेटा, ठीक है। अगर आपको इमेज ऑफ द पॉइंट पूछेगा तो आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये इस बार के सैंपल पेपर में भी है बेटा, ठीक है। अगर सैंपल पेपर सीबीएसई का आपने उठाया तो उसमें एक एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, ठीक है, वो यही है। बच्चे इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं और आधे बच्चे अपने 3 मार्क्स गवा देते हैं 5 में से, ठीक है। अब वो कैसे गवाते हैं क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। चलो समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, पॉइंट्स ऑन द टू लाइंस वेयर डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट, पॉइंट्स ऑन द टू लाइंस वेयर डिस्टेंस बिटवीन देम इज शॉर्टेस्ट। अब तीनों में से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो ध्यान देना है
सबसे पहले आपको लाइन की कार्टेशियन इक्वेशन चाहिए। क्या चाहिए यहाँ पे हमें? कार्टेशियन इक्वेशन। और उसके बाद हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाना है। क्या बनाना है बेटा? कोऑर्डिनेट सिस्टम। और यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट्स का मैं यूज करने वाला हूं। पहला कॉन्सेप्ट है कि डीआरस अगर आपको निकालने हैं एक लाइन के जो 2 पॉइंट से पास ऑन कर रहा है, अगर कोई भी 2 पॉइंट्स आपको लाइन पे गिवन है, उनके डीआरस क्या होंगे बेटा? x2 x1, y2 y1, z2 z1। एक तो ये कॉन्सेप्ट यूज करूंगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाला हूं कि इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो, देन देयर डॉट प्रोडक्ट इज जीरो। इसका मैं यूज करने वाला हूं। इससे मैं सारे क्वेश्चन कर डालूंगा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन इससे हो जाएंगे। देखते हैं कैसे। अब क्वेश्चंस पे चलें बेटा। ठीक है, डायरेक्टली अब क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सारे बच्चे इस चीज को दोबारा रिवाइज कर लें, फिर उसके बाद क्वेश्चन करना स्टार्ट करें। सो बेटा अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये पीवाईक्यू क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सबसे पहले कुछ 1 मार्कर क्वेश्चंस देखेंगे हम। ठीक है, और ये जो मैं बुक रेफर कर रहा हूँ बेटा दैट इज अरिहंत, जो मैंने आप सबको बोल रखा है लेने के लिए। सबके पास आई होप अब तक तो है ही सबके पास। ठीक है, अब टाइम नहीं है, सबके पास अवेलेबल है ये बुक। अब उस बुक के हम क्वेश्चन करने वाले हैं पेज नंबर 340 से। पेज नंबर 340 से क्वेश्चंस उठाएंगे सारे, और 1 मार्कर क्वेश्चन सबसे पहले हम करेंगे बेटा। तो 1 मार्कर क्वेश्चन का सबसे पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर फ्रॉम वाई एक्सिस। एक पॉइंट है बेटा पी क्यू आर, इस पॉइंट का मुझे डिस्टेंस निकालना है बेटा किससे? वाई एक्सिस। किससे निकालना है बेटा? जब भी डिस्टेंस की बात कर रहा है और कुछ नहीं कह रहा तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की हमेशा बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बच्चे हम? परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। अब एक बात बताओ बेटा, ये कॉन्सेप्ट समझने वाला कॉन्सेप्ट है कि वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा। पहले बात है 3D फिगर है तो आपका एक ऑर्डर ट्रिपलेट होगा आपके पास। तो वाई एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट हो, एक्स कोऑर्डिनेट तो जीरो ही होगा और जेड कोऑर्डिनेट भी जीरो ही होना है इसका। ठीक है, वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो वाई कोऑर्डिनेट वही होगा जो ऊपर वाले का है, क्योंकि हम परपेंडिकुलरली ड्रॉप कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये आ जाएगा क्यू। अब इसके बीच में डिस्टेंस निकालना है हमें। तो छोटी क्लासेस में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था ना बेटा, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला यहाँ पे हम लगाएंगे। लगाओ बेटा। तो क्या आएगा? x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 क्यू है बेटा का होल स्क्वायर प्लस z2 z1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। तो क्या आ जाएगा आपके पास? अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर, ये तो जीरो बन गया बेटा, प्लस आर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। आंसर क्या है बेटा आपका? डी। डी इज योर आंसर बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द पॉइंट x, y, 0 on the xy plane divides the line segment joining the points this and this। दो पॉइंट्स दे रखे हैं 1 2 3 एंड 3 2 1 इन द रेशियो। किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है? एक पॉइंट है आपका, एक पॉइंट है बेटा आपका ऑन कौन से प्लेन के ऊपर बेटा? एक्स वाई प्लेन पे। एक्स वाई प्लेन पे कोई भी पॉइंट होगा। इसको एक आर्बिट्री फिगर ले लेते हैं बेटा। एक यहां पर इस तरीके से आपको दे रखा है एक लाइन सेगमेंट जिसके आपको कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे हैं। एक 1 2 3 है, एक है 3 2 1। ठीक है, अब एक पॉइंट है x y 0 जो इसको कुछ रेशियो में डिवाइड कर रहा है। मुझे वो रेशियो बतानी है। जब भी आपको रेशियो बोलता है ना, तो आपको रेशियो को क्या लेना होता है? k:1। हम रेशियो क्या लेके चलेंगे बेटा? यहाँ पे k:1 की रेशियो लेके चलेंगे। ठीक है, तो एक बात बताओ बेटा मुझे, एक बात बता के चलना मुझे कि मुझे k:1 की रेशियो निकालनी है। अब देखो x की वैल्यू निकालोगे तो शायद से ना मिल पाए आपको। यहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, z कोऑर्डिनेट निकालता हूँ। मुझे k की वैल्यू चाहिए ना, सिंपल। k:1 जो k की वैल्यू होगी वही रेशियो होगी आपकी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ? z कोऑर्डिनेट निकालता हूँ क्योंकि ये 0 के इक्वल है मेरा। ठीक है, तो लेट्स टेक। तो z कोऑर्डिनेट क्या आएगा बेटा? कैसे निकालते हैं? x इंटू 1 सॉरी k इंटू 1 1 इंटू 3। तो ये क्या हो जाएगा? ये k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। ये आपका z कोऑर्डिनेट आएगा। दिस विल बी इक्वल टू 0। समझ लो ना सेक्शन फॉर्मूला? सेक्शन फॉर्मूला का मैं z कोऑर्डिनेट निकाल रहा हूं बस। ये समझ आ रही है बात? तो कैसे निकालना हमने? हमारा जो कोऑर्डिनेट आएगा वो आएगा क्या? समझो इस चीज को। x कोऑर्डिनेट क्या आएगा इसका? 3k प्लस 1 अपॉन k प्लस 1 कॉमा दूसरा क्या आएगा? 2k
प्लस 2, 2k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, और तीसरा आएगा ये वाला आपका k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। अब ये चीज किसके इक्वल होगी बेटा? पहली वाली x के इक्वल होगी, दूसरी वाली y के इक्वल होगी, तीसरी वाली 0 के इक्वल होगी। तो मैं किसको लूं? x से तो मुझे कुछ लेना देना नहीं है, y से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि वहां से वैल्यू नहीं मिल पाएगी मुझे। 0 के इक्वल वाली वैल्यू है, इसको इक्वल टू 0 रखो ना बेटा, तो k की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ से? -3। k इक्वल टू -3। तो मतलब रेशियो क्या है? रेशियो तो 3:1 है, और जब नेगेटिव लगता है ना बेटा, तो नेगेटिव का मतलब होता है एक्सटर्नल डिवीजन। नेगेटिव का मतलब क्या होता है बेटा? एक्सटर्नल। तो आंसर क्या आएगा बेटा? यहाँ पे 3:1 की एक्सटर्नल डिवीजन है, तो आंसर इज डी आपका। आंसर क्या आ गया आपका? डी, मतलब 3:1 एक्सटर्नली आपका। थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, इसके अंदर थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। लाइंस की इक्वेशन कुछ इस तरीके से दे रखी है, 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू -z। एक लाइन की इक्वेशन ये है, और दूसरे लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपको 6x इज इक्वल टू -y इक्वल्स टू -4z। ये दो लाइंस के बीच में एंगल निकालना है आपको। ध्यान देना, एंगल निकालने के लिए आपने करना क्या होता है? सबसे पहले आपको पैरेलल वेक्टर के dr चाहिए। क्या चाहिए? और कभी भी आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रखी है, तो हमेशा उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करेंगे बेटा हम उसको? अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है आपकी कार्टेशियन इक्वेशन की? x माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू z माइनस z1 अपॉन c। साफ सीधी बात कह रहा हूं बेटा, x, y और z का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। x, y, z का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए बेटा? 1 होना चाहिए। अभी ऊपर वाले में देखो, पहली वाली लाइन में, पहली वाली लाइन में अगर देखा जाए तो यहां पर क्या है? इसका कोफिशिएंट 2 है, तो मैं कैसे लिखूंगा इसको? नीचे ले जाके 1/2। ठीक है, बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, 2 को नीचे ले जाके 2 लिख देते हैं, ये 1/2 लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर के साथ जो मल्टीप्लाइड होता है वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में जाता है। सेम तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा? y अपॉन 1/3, और ये आ जाएगा z अपॉन -1, z अपॉन -1। और इसको आप रीराइट करके इस तरीके से लिख सकते हो बेटा, ध्यान देना। अभी देखो 2, 3 और 1, इसके नीचे 1 है डिनोमिनेटर में, एलसीएम क्या आएगा? 6 आएगा। ठीक है, ध्यान दो लिखना कैसे है, 6 आ रहा है नीचे। अब पहले वाले के ऊपर क्या लिख सकते हो आप? 3। एलसीएम लोग तो ऐसे ही आता है ना, 3, और इसके ऊपर क्या आएगा बेटा? 2, और इसके यहाँ पे, तो ये वाली वैल्यूज को आप इसकी जगह पे रिप्लेस कर सकते हो। मतलब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, x अपॉन 3 इज इक्वल टू y अपॉन 2 इज इक्वल टू z अपॉन -6। यहां तक बात क्लियर है कि नहीं? ये क्या आ गई आपकी? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। ये इस इक्वेशन, इस लाइन की इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है ये वाली। सेम तरीके से इसको भी निकालते हैं जल्दी जल्दी। क्या आएगा बेटा आपके पास? ये x अपॉन 1/6 इज इक्वल टू y अपॉन -1 इज इक्वल टू z अपॉन -1 अपॉन 4। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 12। एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आएगा। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई होगा? 2, यहाँ पे आएगा -12, और यहाँ पे क्या आएगा बेटा आपके पास? -3। बात समझ आ रही है? तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई आपके पास? x अपॉन 2 इज इक्वल टू y अपॉन -12 इज इक्वल टू z अपॉन -3। अब दोनों, इन दोनों के बीच में आपको एंगल निकालना है। एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या था? अभी हमने किया था a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इनटू में अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। सीधा सीधा वैल्यू निकालेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला पुट कर दोगे, हो जाएगा पक्का? तो दिक्कत तो नहीं है। यहाँ पे मेन चीज थी आपको एंगल, ये आपको कार्टेशियन फॉर्म को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, इसका आंसर आएगा बेटा आपका आप a1 a2 निकालो, क्या आएगा आपके पास? 2/6, ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा, सॉरी यहां से नहीं, यहां से मल्टीप्लाई करें, 6 2 जा 6 3 2 जा 6 -12 -24 प्लस 18 ऐड करोगे 0 आएगा आपका। तो cos थीटा 0 आ जाएगा आपके पास। cos थीटा क्या आएगा बेटा यहाँ पे? 0। cos थीटा 0 तो
एंगल 90, एंगल विल बी 90 हियर। बात समझ आ गई? तो ये क्वेश्चन समझ आ रहा है अच्छी तरीके से? क्वेश्चन 4 सिंपल सा है आपका बेटा, यहां पर आपको सीधा सीधा एंगल्स दे रखे हैं। अगर आपका 90 डिग्री, 135 डिग्री एंड 45 डिग्री एक्स वाई जेड के साथ एंगल है, तो व्हाट आर देयर डीसीज? तो cos 90, cos 135, cos 45। cos 135 कैसे निकालोगे बेटा? 180 माइनस 45 करके, ठीक है, 180 माइनस 45 करके आप निकाल लोगे, आंसर आ जाएगा आपका। इज दैट क्लियर? सबको बात समझ आ रही है अच्छे तरीके से? बढ़े आगे? चलो अब आगे बात करते हैं इसकी। एक बार बेटा क्वेश्चन देख लो, फिफ्थ क्वेश्चन देखो। फिफ्थ क्वेश्चन में थोड़ा अलग तरीके से आपको इक्वेशन दे रखी है। तो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें, देखो एक बार। आपको दो इक्वेशंस गिवन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप प्लस पी टाइम्स 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। लेकिन दूसरी इक्वेशन थोड़ी अलग तरीके से दे रखी है आपको। क्या दे रखी है बेटा आपको ये इक्वेशन? 1 प्लस क्यू आई कैप प्लस 1 प्लस क्यू लैम्डा के कैप, लैम्डा है बेटा ये, प्लस 1 प्लस क्यू के कैप, जे कैप है ये बेटा, दिस इज जे कैप, एंड आ जाएगा 1 प्लस क्यू के कैप। इनके बीच में एंगल 90 दे रखा है। इनके बीच में एंगल क्या दे रखा है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है हमारी वेक्टर इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं। इसको पहले कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करेंगे ध्यान दो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, आई कैप प्लस क्यू आई कैप प्लस जे कैप प्लस क्यू लैम्डा जे कैप, के कैप प्लस क्यू के कैप, यही चीज है, ठीक है। तो क्या इस देखो क्यू के अलावा जितने भी उनको एक साथ लिख दो, आई प्लस जे प्लस के, और बाकियों में से क्यू कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा? आई प्लस लैम्डा जे प्लस के, बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सीधा सीधा, अब ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, तो इनके पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0। तो पैरेलल वेक्टर्स क्या है? b1 वेक्टर क्या है आपके पास? 2i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, और b2 वेक्टर क्या है बेटा आपके पास यहाँ पे? i कैप प्लस लैम्डा j कैप प्लस k कैप। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, क्या आएगा? 2, दिस इज इक्वल टू 0, तो 4 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू, लैम्डा इज इक्वल टू, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू -4, ये दोनों लाइंस के बीच में एंगल जो होगा 90 डिग्री होगा, तो आंसर इज -4। तो बात समझ आ रही है बेटा? ठीक है। अब अलग वैरायटी का क्वेश्चन और देखते हैं, कुछ अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चन। सबसे पहले आपको लाइन की इक्वेशन दे देगा, क्या देगा? लाइन की इक्वेशन दे देगा, और आपसे उस लाइन के डायरेक्शन को साइंस पूछेगा। क्या पूछेगा आपसे? वो डायरेक्शन को साइंस। जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं हम, क्वेश्चन है हमारे पास, दिस इज क्वेश्चन नंबर 19 ऑफ दिस बुक। आपको एक इक्वेशन भी दे रखी है 5x माइनस 3 है आपका, 5x माइनस 3 इक्वल्स टू 15y प्लस 7 इक्वल्स टू 3 माइनस 10z, 3 माइनस, इसके डायरेक्शन को साइंस पूछ रहा है आपसे इस लाइन के। देखते ही दिमाग खराब, डायरेक्शन को साइंस ये कैसे निकालें? सबसे पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। किस में कन्वर्ट करना है बेटा? करो बेटा, क्या आएगा? 5 कॉमन निकालेंगे। अब बोलो इससे कैसे 5 कॉमन निकालें? बोलिए 3/5 लिख दो, ठीक है। तो 5 जब कॉमन निकला तो क्या आ जाएगा? यहां से 15 कॉमन निकालना है, इररिस्पेक्टिव यहां पे क्या, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो 15 कॉमन चाहिए। नहीं है तो भाई नीचे आ जाओ, यहां से -10 कॉमन निकालेंगे। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? पक्का?
तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, x माइनस 3/5 अपॉन 1/5, y प्लस 7/15 डिवाइडेड बाय 1/15, यहाँ जाएगा z माइनस 3/10 अपॉन माइनस 1/10। अब आपको मैंने स्ट्रेटेजी समझाई थी कैसे करना है। एलसीएम 15 होगा इसका, एलसीएम 15 होगा तो क्या आ जाएगा, यहां पर ऊपर क्या आएगा 3 इज इक्वल टू, यहां पर ऊपर आएगा 1 और यहां पे क्या आएगा बेटा, यहां पे ऊपर आएगा, सॉरी इसका एलसीएम 30 होगा, 30 आएगा, सॉरी माय मिस्टेक, 30 आएगा बेटा यहाँ पे एलसीएम 30 होगा एलसीएम। अगर एलसीएम 30 है आपके पास तो यहाँ पर ऊपर आएगा बेटा आपके पास 6, यहाँ पे आएगा 2 और यहाँ पे आएगा बेटा -3, ठीक है। उससे भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर करना किसका आसान है, इनका या इनका, बस इसलिए। तो डीआर्स क्या आ गया आपके पास, डीआर्स ऑफ लाइन, डीआर्स ऑफ लाइन मिल गया आपको क्या, पैरेलल वेक्टर अपने डीआर्स देगा ना, पैरेलल वेक्टर इसका भाई है, इसको हेल्प करेगा, एंगल के लिए भी हेल्प करता है, डीआर्स के लिए भी हेल्प करता है ये, तो डीसीज भी यही देगा। डीआर इसने दिए तो डीसीज तो इसी से निकलते हैं ना, क्या करना है इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, तो डीसीज क्या आएंगे बेटा इसके 6 अपॉन अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 4 प्लस 9, 2 अपॉन अंडर रूट 36 प्लस 4 अपॉन प्लस 9 -3 अपॉन अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 4 प्लस 9, ठीक है। एक बात दिमाग में बिठा लो अच्छे तरीके से, लाइन को डीआर्स कौन देता है, पैरेलल वेक्टर, तो डीसीज भी कहां से मिलेंगे, डीआर से ही तो आते हैं, ठीक है। तो लाइन की इक्वेशन दे दे, चाहे कार्टेशियन फॉर्म दे चाहे वेक्टर फॉर्म दे, तो उसके पैरेलल वेक्टर के पास पहुंच जाओ, पैरेलल वेक्टर के जो डीआर्स होंगे वही लाइन के डीआर्स हैं, और पैरेलल वेक्टर के जो के जो डीसीज आएंगे बेटा वही डीसीज होंगे, ठीक है। क्लियर है, निकल जाएंगे आंसर। आंसर क्या आएगा बेटा 6/7, 2/7 -3/7, these are the DCs of this line। वेक्टर कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, कौन सा वेक्टर, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। जब जब लाइन दिक्कत में आया तब तब उसके पैरेलल वेक्टर ने उसका साथ दिया, ठीक है। सच्चा दोस्त है इसका, ये सच्चा भाई है, जिगरी यार, लंगोटिया यार है आप इसका, ठीक है ना। दिमाग में बिठा लो, जब जब लाइन के पास किसी चीज की कमी हुई उसके पैरेलल वेक्टर ने उसको दी, चाहे वो एंगल हो, चाहे वो डीआरस हो, चाहे वो डीसीज हो। कॉन्सेप्ट क्लियर अच्छी तरीके से, कोई डाउट तो नहीं यहां पे। अच्छा एक क्वेश्चन रिपीट करते हैं, अब देखते हैं कितना याद है आप लोगों को, यहां तक बात क्लियर है अच्छे से। आपको डिस्टेंस निकालना है एक पॉइंट का अल्फा बीटा गामा फ्रॉम जेड एक्सिस, कहां से निकालना है आपको, जेड एक्सिस से। कैसे करेंगे बेटा, जेड एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होता है, कैसा होता है, जेड एक्सिस पे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उसके क्या होंगे, 0 होंगे ना बेटा। अगर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट 0 हैं तो क्या आएगा आपका, मतलब पॉइंट क्या रहेगा आपका 0, 0, गामा गामा गामा, ठीक है। जो यहां पे है वही यहां पे आएगा, डिस्टेंस जब भी पूछ रहा है, बात समझ आ रही है, ठीक है। तो क्या मिलेगा आपको बेटा यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा माइनस गामा 0 हो जाएगा, यही आंसर है बस, बता, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मोल्ड कर रहा हूं, अल्फा बीटा गामा का जो डिस्टेंस है आपने निकालना है एक्स वाई प्लेन से। किस प्लेन से निकालना है बेटा, एक्स वाई प्लेन दे देगा आपको, तो एक्स वाई प्लेन का पॉइंट कैसा होता है बेटा, एक्स वाई प्लेन का पॉइंट होता है इसके अंदर सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या होगा इसके ऊपर, अल्फा बीटा 0, पॉइंट क्या आएगा अल्फा बीटा 0, निकालो डिस्टेंस, अल्फा माइनस अल्फा 0, बीटा माइनस बीटा 0, तो सिर्फ गामा का स्क्वायर रूट हो जाएगा, और इसको आप लिखोगे मॉड गामा। आंसर क्या लिखोगे इसका, मॉड्यूलस ऑफ गामा। बात समझ आ रही है यहाँ तक,
ठीक है, तो छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरीके से आते हैं, आपके छोटे छोटे क्वेश्चन इस तरीके से आपको मिलने हैं बेटा। अब बेटा सारे बच्चे एक बार इसके असर्शन रीजनिंग देख लो, असर्शन रीजनिंग देख लो एक बारी। क्वेश्चन नंबर 11th एंड 12th इजी सा है, इजी सा है आपके पास। असर्शन क्या दे रखा है आपको, अगर दो वेक्टर्स दे रखे परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है तो b1 डॉट b2 0 होगा। ऑब्वियसली अभी तो बात करी हमने कि b1 डॉट b2 0 है, असर्शन इज करेक्ट, असर्शन करेक्ट है। रीजनिंग सही है क्या इसकी? यस, रीजनिंग भी करेक्ट है, सीधा फॉर्मूला दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो असर्शन और रीजनिंग दोनों ही सही है, और रीजनिंग जो है इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, तो ए आंसर है। सेकंड वाला देखो बेटा, द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन एंड द एक्स एक्सिस इज पाई बाय 4। इस लाइन का निकालोगे आप पहले एंगल विद एक्स एक्सिस, ठीक है, एंगल विद एक्स एक्सिस। ध्यान देना कभी भी आपको एक्सिस के साथ एंगल निकालना है ना, पूरा एंगल निकालने मत बैठ जाना, ठीक है। उसका सिर्फ पैरेलल वेक्टर उठाओ। उससे क्या उठाना है आपने? पैरेलल वेक्टर क्या है इसका? आई कैप माइनस जे कैप, यही है ना। मैं क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा हूं बेटा, हमारे पास पैरेलल वेक्टर क्या है यहाँ पे? आई कैप माइनस जे कैप, सिंपल बात समझ रहे हो, ठीक है। एक्स एक्सिस के साथ निकालना है ना, तो इसका डायरेक्शन को साइंस निकालो। इसके क्या निकालने हैं आपने? डायरेक्शन को साइंस, डायरेक्शन को साइंस जरा निकालो, क्या आएंगे इसके? पहले इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा? 1 + 1 का स्क्वायर रूट, 1 + 1 का स्क्वायर रूट, तो क्या आ जाएगा? √2। तो आपका पहला डायरेक्शन को साइन होगा 1/√2, दूसरा होगा, और तीसरा 0, ठीक है। तो ये होता है एक्स एक्सिस के साथ cos थीटा, cos अल्फा हो गया ना। तो cos अल्फा एक्स एक्सिस के साथ पूछ रहा है ना, तो पहला डीसी देख लो, cos अल्फा क्या है? तो अल्फा क्या आ गया आपके पास? 1/√2 कब होता है? बस खत्म। y एक्सिस के साथ बोलता तो, y एक्सिस से बोलता तो अगेन, अब यहां पर ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल जाता, पाई माइनस पाई बाय 4। पाई माइनस पाई बाय 4 क्या होता है? 3 पाई बाय 4। तो मतलब यहाँ पे अगर मैं y एक्सिस के साथ, ये x एक्सिस के साथ एंगल है इसका, y एक्सिस के साथ क्या एंगल बनेगा बेटा इसका? दैट विल बी पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है, दैट इज 3 पाई बाय 4। और z एक्सिस के साथ क्या एंगल बना रहा है ये? 0 है ना। cos थीटा 0 कब होता है? जब एंगल क्या होता है? तो पाई बाय 2 एंगल है इसका z एक्सिस के साथ। बात समझ आई या नहीं आई? क्लियर है? सपाचा क्लियर अच्छे तरीके से, एकदम पराठेदार तरीके से, ठीक है। तो कभी भी लाइन का एंगल आपसे पूछ रहा है एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ, तो चुपचाप डायरेक्शन को साइंस के पास जाओ, किसके? पैरेलल वेक्टर्स के। मेरी बात समझ आ रही है अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपके कॉन्सेप्ट्स को जज करते हैं वो, ठीक है, तो ध्यान देना है हमें। अब चलते हैं हम इसके थोड़े से बड़े क्वेश्चंस के ऊपर। सो बेटा अब ये दोनों क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? फाइंड द कार्टेशियन एंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ए, आपको पॉइंट दे रखा है, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। ध्यान दो बेटा, कभी भी लाइन की इक्वेशन निकालिए तो आपको दो चीजें चाहिए। पहली चीज चाहिए उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट, क्या चाहिए? उस लाइन के ऊपर एक पॉइंट, और उसका एक पैरेलल वेक्टर। क्या चाहिए? पैरेलल वेक्टर। अब ध्यान दो, एक लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, एक लाइन है मुझे जिसकी इक्वेशन निकालनी है, इसको हम एल बोल देते हैं। गिवन क्या है मुझे? इसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है, पॉइंट है मेरे पास 1 2 -1, एंड मुझे इसके एक पैरेलल लाइन गिवन है। मुझे क्या गिवन है? इसके पैरेलल लाइन, उसको मैं L1 बोल देता हूँ। उसको मैं क्या बोल देता हूँ बच्चे? L1। मुझे क्या चाहिए? इस लाइन का पैरेलल वेक्टर। मेरी रिक्वायर्ड लाइन का मुझे क्या चाहिए? पैरेलल वेक्टर। तो एक बात बताओ, ये जो लाइन 1 मुझे गिवन है, इसके पास भी तो पैरेलल वेक्टर होगा, इसके पास भी तो एक पैरेलल वेक्टर होगा। तो इसी का पैरेलल वेक्टर तो इसी के पैरेलल, इसके भी तो पैरेलल होगा जो मेरी रिक्वायर्ड लाइंस है, ठीक है। तो सीधा सीधा बात ध्यान देना, कभी भी आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है और आपको पैरेलल लाइन दे रखी हो, तो पैरेलल लाइन का पैरेलल वेक्टर उठा के उसको दे दो, पैरेलल लाइन का पैरेलल वेक्टर उठा के रिक्वायर्ड लाइन को दे दो, ठीक है। तो सबसे पहली बात, मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज कर दूं इसका पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए। तो लाइन 1 की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा आपकी? 5 कॉमन आएगा, यहाँ पे -7 कॉमन आएगा, ये बच जाएगा बेटा आपके पास y -2, और यहाँ पे 35 तो है ही कॉमन। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी बेटा आपके पास? x - 5/,
1/5 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन माइनस 1/7 इज इक्वल टू z अपॉन 1/35। यहां तक बात क्लियर है? स्टैंडर्ड फॉर्म जरूरी है, इसी में फंसाएगा बेटा आपको, वो फंसाता इसी में है। दिखता जो है ना, अच्छे से चेक कर लो। 1 मार्कर में बच्चे आजकल बहुत मतलब इतने एक्साइटेड हो जाते, जल्दी 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 कर दिया, और पक्का आपको फंसाएगा, बड़ी शांति से देगा आपको, और आपको पता भी नहीं लगने देगा। अपने दिमाग में रखना, जब भी आपको कार्टेशियन फॉर्म यूज करनी है ना बेटा, तो कैसे यूज करनी है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे बनाते हैं? एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट, एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट बेटा 1 बनाना है आपने, ठीक है? तो यहाँ पर हमने एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट 1 बनाया, और एक और थोड़ा सा एक मेथड सीखा था हमने, उसको अप्लाई कर देते हैं। एलसीएम 35 आएगा, 35 है तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा? 7, इसके ऊपर क्या आएगा बेटा? -5, और इसके ऊपर 1 आएगा बेटा, ठीक है? ठीक है, तो पैरेलल वेक्टर क्या मिल गया बेटा मुझे? तो यहाँ पे लिख दो बेटा, पैरेलल वेक्टर ऑफ लाइन L क्या होगा बेटा आपके पास? 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप, इसको मैं b1 वेक्टर बोल दूं, ठीक है? तो इक्वेशन क्या बनेगी? इक्वेशन ऑफ L, इक्वेशन ऑफ लाइन L। तो पहले मैं वेक्टर इक्वेशन बना लेता हूं इसकी। तो वेक्टर इक्वेशन बनाने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? पहले a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बना ले। तो a पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या आएगा मेरे पास? दैट विल बी i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और b वेक्टर क्या होगा बेटा मेरे पास? ये b1 वेक्टर ही तो होगा, यही वाला उठ के आ जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगी? r वेक्टर इज इक्वल टू i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स, ब्रैकेट में रखना बेटा इसको, लैम्डा टाइम्स यही दे देंगे बेटा इसको हम 7i कैप माइनस 5j कैप प्लस k कैप लिख लेना बेटा इसको, ठीक है? तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, वेक्टर इक्वेशन। कॉरेस्पॉन्डिंग कार्टेशियन इक्वेशन बेटा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगी इसकी बेटा? वेक्टर इक्वेशन से कार्टेशियन इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये बात ध्यान देनी है बेटा। सबसे पहले x लिख लो माइनस, अब पहले वाले पॉइंट में आई कैप का क्या है कोफिशिएंट आपका? 1, तो ऊपर 1 डाल दो, डिवाइडेड बाय लैम्डा के साथ आई कैप के साथ क्या है? 7, तो नीचे आ जाएगा। उसके बाद y माइनस पॉइंट में आपका j कैप क्या है? 2, तो y माइनस 2 अपॉन लैम्डा के साथ j कैप क्या, j कैप का कोफिशिएंट क्या है? -5 इज इक्वल टू z, यहां पर क्या है? -1, तो यहां पे +1 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय यहां पर k कैप क्या है बेटा आपका? k कैप के साथ 1 दे रखा है, तो 1। दिस इज द कार्टेशियन इक्वेशन, दिस इज द बेटा कार्टेशियन इक्वेशन। ये मेरी बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है आप लोगों को? पक्का? श्योर? डन है? अब बढ़े आगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है आपको, नोट कर लेना बेटा इसको, मैं इस जगह को रब कर दूंगा, फिर इसका यूज करूंगा मैं यहाँ पे, और इसको भी रब कर दूंगा बेटा, तो थोड़ा नोट कर लेना पॉज करके वीडियो को, ठीक है? चलो अब इसको रब कर देते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं। थोड़ी जगह चाहिए इसके लिए मुझे, तो इसलिए मैं इसको हटा दे रहा हूँ और यहीं पे इस क्वेश्चन को कर देते हैं, ठीक है बेटा? आई होप बेटा अच्छे से समझ आ रही है बातें, बहुत ध्यान से करना है इसके क्वेश्चंस, ठीक है? अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको? फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। अब यहाँ पर मुझे लाइन जो है इट इज गिवन परपेंडिकुलर टू द टू लाइंस, दो लाइंस परपेंडिकुलर गिवन है आपको, मतलब कुछ इस तरीके से बात कर रहा है कि एक लाइन है जिसकी मुझे इक्वेशन निकालनी है, इसको मैं L बोल देता हूँ, और एक लाइन है L1 जो इसके परपेंडिकुलर है, और दूसरी लाइन एक और है L2 जो इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है? कुछ इस तरीके से गिवन है, इसके ऊपर एक पॉइंट गिवन है। पॉइंट क्या है बेटा आपके पास? ए पॉइंट लेते हैं 1, 2, -4, ठीक है? तो पहले ही बता चुका हूं बेटा लाइन की इक्वेशन बनाने के लिए क्या चाहिए होता है आपको बच्चे? क्या चाहिए? एक पॉइंट और एक पैरेलल वेक्टर। तो पूरा फोकस लगा दो पैरेलल वेक्टर निकालने पे। तो ध्यान दो, जो लाइन मुझे गिवन है ना, तो भाई उनके पास भी तो पैरेलल वेक्टर होगा ना, वो अनाथ थोड़ी है। इक्वेशन है तो पैरेलल वेक्टर होगा उनके पास, तो उनके पैरेलल वेक्टर की हेल्प लेते हैं ना। कैसे? पहले इसके पैरेलल वेक्टर को नाम दे देते हैं b1 वेक्टर, और इसके पैरेलल वेक्टर को नाम दे देते हैं बेटा b2 वेक्टर, ठीक है?
ये दोनों वेक्टर्स ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है एल, उसके पैरेलल वेक्टर को हम नाम देते हैं बी वेक्टर, जो मुझे चाहिए, करेक्ट। अब देखो लाइन वन जो है एल में, जो लाइन एल है वो लाइन वन की भी परपेंडिकुलर, लाइन टू की भी परपेंडिकुलर है, ये दोनों के परपेंडिकुलर है। तो क्या मैं कह सकता हूँ इनके पैरेलल वेक्टर्स भी ऐसे ही बिहेव करेंगे, मतलब बी वेक्टर जो है b1 के भी परपेंडिकुलर है और b2 के भी परपेंडिकुलर है। अरे भाई यही तो बात की थी हमने, जैसा जैसा पैरेलल वेक्टर बिहेव करेंगे वैसा वैसा लाइन बिहेव करेगी। इसका उल्टा भी तो बोल सकते हैं, जैसे जैसे लाइन बिहेव करेगी वैसे वैसे पैरेलल वेक्टर बिहेव करेंगे। अगर उनके बीच में एंगल 90 है तो पैरेलल वेक्टर्स के बीच में भी एंगल 90 होगा, ठीक है। अब मुझे सीधा सीधा चाहिए क्या, मुझे बी वेक्टर चाहिए, ठीक है। अब दो वेक्टर्स b1 b2 के परपेंडिकुलर है ये, तो अगर मैं b1 b2 के एक परपेंडिकुलर वेक्टर निकाल दूं तो b वेक्टर हो जाएगा। और दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे निकालते हैं, वेक्टर से पढ़ा था, क्रॉस प्रोडक्ट कर दो उन दोनों का। क्या करेंगे हम, क्रॉस प्रोडक्ट। अब ये जो भाषण दिया है मैंने आपको, इसको छोटी सी इंग्लिश में लिख देंगे हम। कैसे लिखेंगे, ध्यान दो। सबसे पहली चीज, सिंस लाइन L is perpendicular, since line L is perpendicular to both L1 and L2, this implies their parallel vectors B vector will also be perpendicular to B1 and B2. So this implies, can we say that B vector is equal to B1 vector क्रॉस B2 वेक्टर। अब बेटा B1 B2 निकाल लो अपनी लाइन से B1 B2 कहां मिलेंगे, एक ये रहा एक ये रहा। तो B1 वेक्टर क्या है बेटा मेरे पास, B1 वेक्टर बता दो बेटा एक बार, 3i कैप माइनस 16j कैप प्लस 7k कैप, ये B1 वेक्टर है। B2 वेक्टर इज 3i कैप प्लस 8j कैप माइनस 5k कैप। तो मैं बी वेक्टर निकालूं तो बेटा क्या आएगा, i j k 3 माइनस 16 7 3 8 माइनस 5। मेरी मैथ थोड़ी कमजोर है, मेरी हेल्प करना बेटा। तो क्या आएगा बेटा यहाँ पे, आई कैप के साथ डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना आता है ना, ठीक है। मैं नया नया हूं थोड़ा सा, मेरी हेल्प करो बेटा थोड़ा यहाँ पे। तो आई कैप के साथ क्या करते हैं, लेफ्ट राइट रिमूव, छोटा सा डिटर्मिनेंट 16 इंटू 5 माइनस 16 इंटू माइनस 5 क्या हो जाएगा 80 80 माइनस 7 8 जा 56 56। फिर उसके बाद माइनस लगा के जे कैप आ जाएगा, रो हटाई कॉलम हटाया, माइनस 15 माइनस 7 3 जा 21 21 21 21, ठीक है। प्लस के कैप टाइम्स, के कैप्स का रो कॉलम हटाया, 3 8 जा 24 प्लस 16 3 जा 48। इतनी मैथ्स तो मेरी भी अच्छी है, ठीक है। 20 तक टेबल तो आनी चाहिए ना, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत करो आ जाएगी। कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम देने वाले हो, यहाँ तक तो बेटा आपको थोड़ा सा अपने साथ मेहनत मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। और अगर नहीं आता है तो थोड़ा बहुत वीडियो जो आप देखते हो यूट्यूब पे, थोड़ी बहुत इधर उधर खंगालोगे तो वैदिक मैथ्स नाम की चीज होती है, उसको पढ़ लो, आपकी कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाएगी, ठीक है। चलो बात करते हैं इसकी फिलहाल। 80 में से 56 माइनस करो, क्या आ जाएगा आपके पास, क्या आएगा 24 24 आई कैप माइनस 15 एंड 21 कितना आ जाएगा 36, तो प्लस 36 जे कैप प्लस 24 प्लस 48 72 के कैप, ठीक है। ये आपका पैरेलल वेक्टर आ गया, किसके, लाइन एल के। पॉइंट पहले से था, पैरेलल वेक्टर मिल गया, इक्वेशन मिल गई। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एल, बड़े प्यार से लिख दो, पासिंग थ्रू, किससे पास कर रही है बेटा लाइन, पॉइंट क्या है हमारे पास 1 2 -4 एंड पैरेलल टू बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है बेटा मेरे पास
24i कैप प्लस 36j कैप प्लस 72k कैप। ओके, तो क्या आ जाएगा आपके पास? इसकी कार्टेशियन बना दे पहले, पहले बार कार्टेशियन बना लेते हैं। कार्टेशियन क्या आएगी? x माइनस 1 अपॉन 24 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 36 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन 72। अब ध्यान दो बेटा, यहाँ पे कुछ कॉमन निकल रहा है क्या? हटा दो उसको, हटा दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगी आपके पास इक्वेशन? 2 3 6। अब इससे वेक्टर इक्वेशन बना लो। वेक्टर इक्वेशन बनाओगे तो ए वेक्टर क्या आएगा आपके पास? ए वेक्टर बैठा होता है ऊपर। ए वेक्टर क्या है बेटा बताओ? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप। बी वेक्टर क्या है बेटा? अब नीचे वाला लिख लो, 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 6k कैप। डन, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी डू दिस क्वेश्चंस। चलो बेटा आप क्वेश्चंस करते हैं कुछ एंगल्स के ऊपर। एंगल बिटवीन टू लाइंस। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, वीडियो को पॉज करके आपने ये क्वेश्चन करना है, फिर उसके बाद इसका आंसर देखना है बेटा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं इसके आंसर को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द एंगल बिटवीन टू लाइंस। लाइंस को देखते ही बेटा ना, एक बात ध्यान देना, लाइंस को देखते ही आपने क्या करना है, सबसे पहले देखो कि ये पैरेलल लाइंस हैं, सॉरी एंगल बिटवीन टू लाइंस है ना, तो एंगल बिटवीन टू लाइंस हमें चाहिए क्या होता है बेटा? b1 वेक्टर और b2 वेक्टर, क्योंकि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर पैरेलल वेक्टर्स। सीधा सीधा तो b1 वेक्टर बेटा निकाल लो, यहां से क्या है आपका b1 वेक्टर? सीधा सीधा आपको दे रखा है बेटा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है बच्चे, b2 वेक्टर जो आपको गिवन है दैट इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। कोई मुश्किल तो नहीं है बेटा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला बहुत जरूरी है बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ b2 वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड। ये ध्यान दे रहे हो बेटा? तो पहले फॉर्मूला निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो क्या आएगा? b1 डॉट b2 क्या बनेगा बेटा? 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 2 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 प्लस 36 इनटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 प्लस 4 का होल मैग्नीट्यूड। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास? 3 प्लस 4 प्लस 6 4 जा 6 2 जा 12 डिवाइडेड बाय अंडर रूट, तो 7 लिख दो उसको बेटा, 7 इंटू 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9 3 आ जाएगा बेटा आपका। तो दैट इज इक्वल टू 12 प्लस 4 इज 16 16 प्लस 3 19 अपॉन, तो आपका एंगल थीटा क्या आ जाएगा बेटा? cos इनवर्स 19 अपॉन, दिस इज योर एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस। अच्छा एक बात ध्यान देना, इस इक्वेशन को ना आपको दूसरी तरीके से भी दे सकता था। कैसे देता? ध्यान दो, इस तरीके से ध्यान देना बेटा, 2 प्लस 3 लैम्डा आई कैप प्लस -5 प्लस 2 लैम्डा जे कैप प्लस 1 प्लस 6 लैम्डा के कैप। पहली इक्वेशन बिल्कुल समझ पा रहे हो कैसे करेंगे हम? ऐसा हमने किया हुआ है अभी, आई कैप प्लस -6 प्लस 2 म्यू जे कैप प्लस -6 प्लस 2 म्यू के कैप। सबसे पहले आप इससे इस पे जाओगे बेटा, ठीक है, फिर उसके बाद आगे मूव करोगे आप। वेक्टर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन और कार्टेशियन इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्जन अच्छे से आनी चाहिए बेटा आप लोगों को, ठीक है। वेक्टर इक्वेशन पहले ओपन कर देते हैं, लैम्डा के कोफिशिएंट्स को कॉमन लेके फिर वो आपका पैरेलल वेक्टर बन जाता है। यहाँ पे म्यू के कोफिशिएंट्स को कॉमन लेके पैरेलल वेक्टर मिलेगा दूसरी लाइन का, और ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा इस तरीके से।
ठीक है, इसमें कन्वर्ट करके फिर आगे मूव करोगे आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ आ गई ये चीज कैसे एंगल निकालना है आपने? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइंस दिस एंड दिस आर एट राइट एंगल्स। तो बेटा जब भी आपको कार्टेशियन इक्वेशन दे रहा है ना, चौकन्ने हो जाओ। स्टैंडर्ड फॉर्म देखो, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं? नहीं है। पहले वाले को चेंज करते हैं। पहले वाले में से क्या कॉमन निकलेगा बेटा? यहां से देखो, -1 कॉमन निकलेगा, तो मैं इसको लिख दूं बेटा सीधा x - 1 अपॉन -3, कोई दिक्कत तो नहीं, ठीक है। दूसरे वाले में से क्या कॉमन निकलेगा? 7, तो ऊपर क्या बचेगा? अपॉन, जो 7 कॉमन निकला वो लैम्डा के नीचे चला जाएगा, ठीक है। और दूसरा तीसरा तो ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, ठीक है। ये लाइन 1 की इक्वेशन मिल गई आपको, स्टैंडर्ड कार्टेशियन इक्वेशन। दूसरे वाला -7 कॉमन लेंगे, दिस विल बी x - 1 अपॉन -3 लैम्डा अपॉन 7। वो -7 3 लैम्डा के नीचे पहुंच गया, ठीक है। दूसरे वाला सही है बिल्कुल, y - 5 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू, यहां से माइनस निकालना पड़ेगा कॉमन बाहर, तो ये -5 आ जाएगा। ये दूसरी इक्वेशन मिल गई मुझे। अगर ये दोनों राइट एंगल्स पे हैं तो इनके पैरेलल वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा कि नहीं होगा? ठीक है। इफ, क्या लिखोगे? इफ L1 and L2 are, sorry parallel नहीं, perpendicular, are perpendicular, if they are perpendicular, this implies their parallel vector का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा कि नहीं होगा? अब कार्टेशियन इक्वेशन गिवन है, दैट इज a1 a2 b1 b2 c1 c2 0 होना चाहिए। यहाँ पे a1 ये रहा बैठा हुआ, b1 ये रहा, c1 ये रहा, a2 b2 c2, ठीक है। कर दे मल्टीप्लाई, तो क्या आएगा? -3 इंटू -3 लैम्डा अपॉन 7 प्लस लैम्डा अपॉन 7 इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन जाएगा बेटा आपका ये? 9 लैम्डा अपॉन 7 प्लस लैम्डा अपॉन 7 minus 10 equals to 0, that is 10 lambda upon 7 minus 10 equal to 0, 10 lambda upon 7 is equal to 10, तो lambda की वैल्यू क्या आ गई? lambda is equal to 7, lambda 7 आ गई वैल्यू। फॉर दिस lambda की वैल्यू, ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं, these lines are perpendicular, बात समझ आ गई, ठीक है। So this is how we calculate the value of this. I hope बेटा बात क्लियर है, ठीक है। बढ़े आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा। सारे क्वेश्चंस बेटा करते रहना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए आपके माइंड में बैठ जाए, अच्छी तरीके से घुस जाए पूरे अपने माइंड के अंदर, ठीक है। इतने अच्छे तरीके से आने चाहिए कि आपका पेन नहीं रुकना चाहिए करते वक्त, ठीक है। इतनी बार प्रैक्टिस कर लो, टाइम है अभी, 10 दिन है आप लोगों के पास, 10 डेज है अभी, ठीक है। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी भटक गए हो तो कोई नहीं, सही रास्ते पे आ जाओ, संभल सकते हो, ठीक है। 10 दिन आपके पास बाकी हैं, उन 10 दिन को अच्छे से इस्तेमाल कर लो, ठीक है। जो भी आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनको बोल दो 10 दिन बस मैथ्स का पेपर हो जाने दो, ठीक है। गॉट इट? बाकी आप समझदार हो, ठीक। चलो आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिख लो बेटा, ये डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट नहीं, सिर्फ शॉर्टेस्ट नहीं, डिस्टेंस। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, शॉर्टेस्ट अपने आप में कुछ नहीं, शॉर्टेस्ट क्या, ठीक है, डिस्टेंस। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीस टू लाइंस। दो लाइंस दे रखी है आपको, जब भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछ रहा है बेटा तो एक बारी लाइन से पूछो तुम स्क्यू हो या पैरेलल, ठीक है। अगर दो लाइंस आपको दे रखी है, उनके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछे तो सबसे पहले लाइन से क्या पूछना है? आप स्क्यू हो या पैरेलल। कहां से बताएगा वो? उसके पैरेलल वेक्टर से। ये देखो ध्यान से, दे आर प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, दे आर, बड़ी चालाकी से दिया इसने क्वेश्चन, ध्यान देना। इसने क्या बोला? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट नाम सुनते ही बच्चे क्या सोचते हैं? स्क्यू लाइंस।
पैरेलल लाइंस के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नाम की कोई थोड़ी चीज होती है, उसमें तो डिस्टेंस होता है, सभी डिस्टेंस इक्वल है, शॉर्टेस्ट थोड़ी होता है। घुमाने के लिए लिख देगा, कुछ नहीं कर पाओगे आप लोग, ठीक है। घुमाने के लिए यही करता है क्वेश्चन, और ऐसा पूरा एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू लाइंस। तो ध्यान से करना, ठीक है। तो इट इज द केस ऑफ पैरेलल लाइंस, ठीक है। सिंस इसको नाम लिखोगे पहले, ठीक है ना, आदत डालनी है लाइन की इक्वेशन लिखने की। कुछ बच्चे ऐसे करते हैं सीधा v1 v2 a2 a1 निकालो कर दो सॉल्व। कौन सी लाइन की इक्वेशन है, कहां है लाइन की इक्वेशन, रेफर टू द क्वेश्चन पेपर, ठीक है, नहीं करना। समझ आ रही है बात? यहां पे तो मार्क्स कट जाए ठीक है, बोर्ड्स में कटेंगे दिक्कत हो जाएगी। आते आते क्वेश्चन को मार्क्स दान में देके आ रहे हो, इतने दानी मत बनो, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, पेपर के अंदर ना लिखने का तरीका आपका मैटर करता है, प्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मैथ्स के पेपर में प्रेजेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा, जितने अच्छे तरीके से लिख सकते हो लिखो। और फिर से बोल रहा हूं बेटा, हर बार बोलता आता हूं आपको मैं, पेपर उल्टा स्टार्ट करना। पेपर कहां से स्टार्ट करना है, उल्टा, पेपर उल्टा ही स्टार्ट करना, क्योंकि 5-5 मार्क्स वाले क्वेश्चन वही होते हैं जनरली जो आपने किए हुए होते हैं, और वो फ्रेश माइंड मांगते हैं आपका। और जो केस स्टडी है वो भी तो आपके लिए फ्रेश ही है, बिल्कुल एकदम करने के लिए फ्रेश माइंड चाहिए। आप उनको एग्जॉस्टेड माइंड देते हो अपना बिल्कुल एकदम, और फ्रेश माइंड किसको देते हो, 1-1 मार्क, अरे ये तो मेरे दोस्त हैं। 1-1 मार्कर करने का टाइम बताता हूँ आपको मैं, 15 मिनट मिलते हैं पहले के, उसमें गो थ्रू कर लो, जो हो जा रहे हैं वहीं पे टिक कर लो, साइड करो, बाद में देखेंगे उनको, ठीक है। 1% पेपर लेंदी आया, क्या हो जाएगा, कौन छूटेगा, 1-1 मार्कर। मैं एक्सट्रीम केस लेके चल रहा हूं, लेकिन अगर सीधा पेपर स्टार्ट कर दिया और पेपर लेंदी हुआ, बोलोगे सर 5-5 मार्कर के 3 क्वेश्चन तो मैं छोड़ आई, आप मेरे से बोल रहे हो सर 90+, ठीक है, नहीं बेटा, ठीक है। अपने साथ ये बेरहम भरी दास्तां मत करना, पेपर उल्टा स्टार्ट करना। अभी भी कुछ ऐसे बहुत नादान परिंदे होंगे जो करेंगे उल्टा पेपर, सीधा पेपर स्टार्ट, तो हम हैं ढीठ, हमें हमारे पेरेंट्स नहीं सुधार पाए, सर आप कौन से खेत के बैगन हो, ठीक है। आज वैसे भी बैगन वाले कपड़े पहने हुए, बैंगनी कपड़े, इसलिए बैगन हो गया, ठीक, चलो हो गया, चलो आ जाओ यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ठीक कर लेना, ये लाइन जो है पैरेलल के लिए यहाँ पे 6 के कैप चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये पैरेलल लाइंस का था, पहले इसलिए लेके चल रहा था, पैरेलल लाइंस का ही क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, सिंस L1 एंड L2 आर पैरेलल, तो इसके बीच में डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था बेटा, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट विद B वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ B वेक्टर का होल मैग्नीट्यूड, ठीक है बेटा। तो A2 वेक्टर, A1 वेक्टर क्या होगा आपके पास बेटा, दैट विल बी I कैप प्लस 2j कैप माइनस 4k कैप, और A2 वेक्टर क्या आएगा हमारे पास बच्चे, दैट विल बी 3i कैप प्लस 3j कैप माइनस 5k कैप। B वेक्टर क्या रहेगा बेटा हमारे पास, 2i कैप 3j कैप 6k कैप, ठीक है। तो पहले A2 माइनस A1 वेक्टर निकाल लेते हैं बेटा। A2 माइनस A1 वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, 3 माइनस 1 दैट इज 2i कैप 3 माइनस 2 j कैप माइनस 5 माइनस माइनस 4 प्लस 4 हो जाएगा, दैट इज माइनस k कैप। A2 माइनस A1 मिल गया, तो A2 माइनस A1 का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ करेंगे, B वेक्टर के साथ। वेक्टर्स अच्छा होना जरूरी है बेटा इसके अंदर आपका, I J K। A2 माइनस A1 क्या है आपके पास, 2 1 माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा 2 3 6। सो सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, ये 6 प्लस 3 माइनस j कैप टाइम्स 6 2 12 प्लस 2 प्लस k कैप टाइम्स दिस विल बी बेटा 3 2 6 माइनस 2। सो आपके पास क्या आ जाएगा ये वेक्टर 9i कैप प्लस माइनस 14j कैप
और प्लस 4k कैप, यही आ गया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ध्यान देना ये जो मॉड्यूलस वर्क कर रहा है ना आप इसके मैग्नीट्यूड की तरह काम कर रहा है, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आएगा, क्योंकि बेटा ध्यान देना बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, ये डिस्टेंस कभी वेक्टर नहीं आता आपका, डिस्टेंस हमेशा क्या आएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी आपके पास, तो इसकी कांस्टेंट वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 का स्क्वायर एस प्लस 14 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 आएगा आपके पास, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास टोटल, कैलकुलेट करें 293, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर निकाल लेते हैं बेटा, क्या आएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का स्क्वायर रूट, दैट इज 4 प्लस 9 प्लस 36, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 49 व्हिच इज इक्वल टू 7। तो आपका डिस्टेंस क्या आ गया बेटा, दिस अपॉन दिस, तो अंडर रूट ऑफ 293 अपॉन 7। अब एक अंदर की बात बता देता हूं, ये क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी और एग्जांपल है आपका एनसीईआरटी एग्जांपल, एनसीईआरटी मिसलेनियस, एनसीईआरटी मिसलेनियस एग्जांपल, गजब है बेटा। दिस इज द फेवरेट पार्ट जहां से टीचर पेपर बनाता है, जहां से टीचर क्या बनाता है, आपके पेपर्स, ठीक है बच्चे, ध्यान देना है अच्छे तरीके से, इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। समझ आ गई बात बेटा, इतनी आगे बढ़े, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक और क्वेश्चन करते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस, पहले मैंने वेक्टर इक्वेशन ली थी, कार्टेशियन इक्वेशन ले ली, ठीक है, दोनों भी सॉल्व हो गए और समझ भी गए हम क्या चीज चल रही है। अब यहाँ पे कार्टेशियन इक्वेशन लेके चलते हैं। अब कार्टेशियन इक्वेशन से, कार्टेशियन इक्वेशन कुछ बच्चे क्या करते हैं, सर कार्टेशियन इक्वेशन का भी तो एक फॉर्मूला था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का बड़ा सा, तो मतलब क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो इतना, यहाँ से a2 a1 b1 b2 निकालो ना, ठीक है, और सीधा लगाओ फॉर्मूला a1 a2 b1 b2, इससे निकालो, लगाओ फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या आएगा आपके पास, सबसे पहली बात पहचानो, पैरेलल तो नहीं है, कहीं से नहीं दिख रहे, कहां से देखोगे, नीचे, यही तो पैरेलल वेक्टर्स के डीआर्स हैं ना, ये इसके प्रोपोर्शनल नहीं दिखाई दे रहे, दीज आर स्क्यू लाइंस, ठीक है। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या रहेगा बेटा, तो ध्यान रखना, पहले इनको लिख लेना, अरे हाँ क्या बात है, ये दिमाग तो लगाया लड़की ने, ये दिमाग लगाया लड़की ने, ठीक है। तो ध्यान देना है, सबसे पहले लिख लो अच्छे तरीके से, x माइनस 1 x माइनस 3 अपॉन 1 x माइनस 3 अपॉन 1 इज इक्वल टू, पहली इक्वेशन तो सिंपल अच्छे से दे रखी है स्टैंडर्ड फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं, इसको हम लाइन 1 बोल देंगे, ठीक है। दूसरी लाइन की इक्वेशन माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा और ये x प्लस 1 अपॉन 7 हो जाएगी इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 6 आएगी, z प्लस 1 अपॉन 1, दिस इज लाइन 2। सेम तरीके से बेटा करेंगे हम a1 वेक्टर a2 वेक्टर, a1 वेक्टर क्या होगा बेटा, ये ऊपर बैठा हुआ है 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k कैप, क्या है ये 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 7k, अगर बीच में प्लस का साइन है बेटा तो यहाँ पे माइनस आएगा, ध्यान देना, अभी दो तीनों में माइनस है तो ये प्लस के साइन आ रहे हैं बीच में। a2 वेक्टर क्या आएगा बेटा, a2 वेक्टर यहाँ से मिलेगा, यहाँ से, अब देखो तीनों में प्लस है तो ये क्या आएगा, माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप, ओके। अब b1 b2 देख लेते हैं क्या बेटा, तो b1 वेक्टर क्या मिलेगा आपको बच्चे, दैट विल बी i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, और b2 वेक्टर क्या मिल गया बच्चे आपको 7i कैप प्लस 6j कैप प्लस k कैप। बेटा इतना बड़ा चैप्टर मैं आपको एक ही दिन में करवाने की कोशिश कर रहा हूं, तो थोड़ा सा फास्ट चलूंगा, ठीक है, और आई होप समझ आ रहा होगा, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है ये, ठीक है ना, तो फास्ट चलेंगे हम और फास्ट फास्ट थोड़े कैलकुलेशंस करेंगे इसके। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा इसका, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट विद b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 वेक्टर। फॉर्मूला याद होना चाहिए, फॉर्मूले का खेल है सारा यहाँ पे, ठीक है। तो पहले मैं b1 क्रॉस b2 निकाल देता हूँ, हाँ जी, बाहर वाला मैग्नीट्यूड यहाँ पे मॉड की तरह काम करेगा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट आ गया ना, डॉट प्रोडक्ट तो ऑटोमेटिकली कांस्टेंट आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो b1 क्रॉस b2 क्या निकलेगा,
सेम तरीके से आई जे के 1 minus 2 1 7 6 1 this will be equal to I cap minus 2 minus 6 minus j cap times 1 minus 7 plus k cap times 6 plus 6 plus 6 plus इतनी भी जल्दी नहीं, तो b1 क्रॉस b2 क्या आ गया आपके पास, that will be equal to minus 8 I cap, उसके बाद प्लस 6 j cap प्लस 6 plus 14 20 k cap, ये आपका b1 क्रॉस b2 आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ b1 क्रॉस b2 बता दो बच्चे, that will be square root of 8 का स्क्वायर is 64 36, that will be equal to 64 plus 36 100 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 500 आ गया आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 500 मिल गया आपको ये, ठीक है बेटा। स्क्वायर रूट ऑफ, कुछ गलती है क्या हमारी इसके अंदर? रुक जा बेटा, रुक जा एक मिनट, रुक जा, आई थिंक कुछ मैंने गलत तो नहीं नोट कर दिया क्वेश्चन में। गिव मी 1 मिनट। x minus 3 upon 1 y minus 5 upon minus 2, ठीक है ये भी। z minus 7 upon 1, ठीक है। x plus 1 upon 7, y plus 1 upon 6, अरे मेरे बच्चे ये -6 है, ये -6 है बेटा, थोड़ा ध्यान रखना बेटा इस चीज का ना, ये -6 आएगा, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेते हैं। -6 है आपका, तो चेंज कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से थोड़ा सा चेंज करते हैं, जल्दी 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 जल्दी, थोड़ा सा ये भी चेंज, थोड़ा सा ये भी चेंज। क्वेश्चन को ध्यान से करना बेटा थोड़ा सा ना, अभी थोड़ा जल्दी करवा रहा हूँ लेकिन वहाँ पे थोड़ा आराम से करना क्योंकि ज्यादा मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं आपके, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, आई कैप टाइम्स, ये आ जाएगा -2 + 6 माइनस जे कैप टाइम्स 1 - 7 प्लस k कैप टाइम्स -6 प्लस 14, तो b वेक्टर b1 क्रॉस b2 क्या आ गया आपके पास, 4i कैप प्लस 6j कैप और प्लस 8k कैप, यही आएगा। अंडर रूट निकाल लेते हैं इसका, अंडर रूट क्या आएगा बेटा, 4 4 जा 16 36 64, अंडर रूट ऑफ 116, ठीक है। अब हमें क्या करना है, b1 क्रॉस b2 का a2 माइनस a1 के साथ डॉट प्रोडक्ट करना है। पहले a2 माइनस a1 निकाल लो, a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर, दोनों को माइनस करो, माइनस 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 4i कैप माइनस 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 6j कैप माइनस 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 8k कैप, ठीक है। तो a2 माइनस a1 का डॉट प्रोडक्ट विद b1 क्रॉस b2 that will be equals to b1 क्रॉस b2 क्या है मेरे पास, ये b1 क्रॉस b2 ये है आपके पास बेटा, और a2 माइनस a1 ये है, निकालो डॉट प्रोडक्ट, क्या आएगा, -4 into 4 प्लस -6 into 6 प्लस -8 into 8, can we write it like this, 4 4 is 16 -16, ध्यान देना बेटा, यहाँ पे चीजें समझ आएंगी अच्छी तरीके से आप लोगों को। ये क्या आ गया आपके पास, -16 -36 -64, दैट इज -116। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था मेरे पास, मॉड ऑफ -116 अपॉन, तो ये माइनस मॉडुलस जो है माइनस को हटा देगा, और ये बच गया आपके पास सिर्फ अंडर रूट ऑफ 116 यूनिट्स। यूनिट्स जरूर लिख देना बेटा, यहाँ पे यूनिट्स जरूर लिख देना, ठीक है, डिस्टेंस है इसलिए, गॉट इट। अब हम लास्ट में 3 से 4 क्वेश्चन और करने वाले हैं अब यहाँ पे, जो आपके अलग अलग वेराइटीज के क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक के, और इंपॉर्टेंट हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, ठीक है। तो उनके हम क्वेश्चंस करते हैं यहाँ पे। अब आई थिंक यहाँ तक सारे अच्छे से समझ आ गया आप लोगों को। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो अब हम बात करते हैं सबसे पहले, जो मैंने आपको लास्ट में दिखाया था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने वाला, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इमेज ऑफ द लाइन निकालने वाला, एंड द लास्ट वन वाज एक पॉइंट, दो पॉइंट ऐसे लाइंस के ऊपर जहां पे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो। इसके 3 क्वेश्चंस हम करेंगे,
ठीक है। इसके बाद एक लास्ट एक और क्वेश्चन कराऊंगा, सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 में एक अलग सा क्वेश्चन हटके आया हुआ है इसका, फिर इस चैप्टर को विराम देंगे हम, ये चैप्टर ऑफिशियली यहाँ पे पूरा हो जाएगा आपका, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन। इसके कम से कम 2-3 क्वेश्चन बेटा प्रैक्टिस कर लेना इन सारे टाइप्स के, ठीक है, सो दैट आपके माइंड में बैठ जाए किस तरीके से मूव कर रहा है आपका क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हम लेते हैं बेटा, शो दैट द लाइंस गिवन बाय, पहली लाइन आपको दे रखी है ये, दूसरी लाइन दे रखी है ये, इंटरसेक्ट्स, ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ध्यान दो बेटा, पहले लाइन की इक्वेशंस लिख लेता हूं मैं। तो लाइन 1 क्या है बेटा मेरे पास, लाइन 1 इज, ध्यान रखना बेटा इक्वेशन जरूर लिखनी है, ठीक है, एकदम से शुरू नहीं हो जाना एक्साइटेड होके एकदम, कुछ भी लिख दो, मार्क्स काट के मत आना, ठीक है। और लाइन 2 की इक्वेशन क्या है मेरे पास, आर वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस k कैप, साइंस का जरूर ध्यान देना है बेटा, 2i कैप प्लस 3k कैप। क्वेश्चन आई थिंक सही है पूरा, क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। i प्लस जे माइनस के, 3i माइनस जे, 4i माइनस के, 2i प्लस 3k, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं आपको क्या बताया था, फर्स्टली फाइंड आउट द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दीस लाइंस, और इसके कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाओ। अब कैसे किया जाता है ध्यान दो, कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकालोगे इसकी, ध्यान दो, पहले वाले की कार्टेशियन इक्वेशन कैसे निकलेगी, x माइनस 1 अपॉन i कैप का कोफिशिएंट इज 3 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 इज इक्वल टू z माइनस 1 अपॉन में 0। अब इसको 0 मत लिख देना बेटा, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो, एंड पुट इट इक्वल टू लैम्डा। हम क्या निकाल रहे हैं बेटा, कार्टेशियन इक्वेशन निकाल रहे हैं यहाँ पे। तो ध्यान दो, कार्टेशियन इक्वेशन निकालने का तरीका ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पे हम बनाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना, क्या बनाएंगे बेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे बनाया जाता है ध्यान दो, पहली वाली वैल्यू को इक्वल टू लैम्डा लो, पहली वाली वैल्यू को इक्वल टू लैम्डा लो, और मुझे x की वैल्यू बताओ यहाँ पे क्या आएगी। तो क्या होगा, 3 लैम्डा की साइड चला जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा, और माइनस 1 उस साइड जाके प्लस 1 बन जाएगा। मतलब क्या आ गया आपके पास, ये 3 लैम्डा प्लस 1। बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पे बेटा y आएगा, z नहीं है, दिस इज y, दिस इज y। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाले पार्ट को इक्वल टू लैम्डा रखेंगे, तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी बेटा, माइनस लैम्डा प्लस 1। बिल्कुल सेम तरीके से इस पार्ट को जब हम लैम्डा के इक्वल रखेंगे, ध्यान देना 0 उधर गया, लैम्डा हट जाएगा, बस माइनस 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो ये आपके जितने भी कोऑर्डिनेट्स हैं लाइन 1 के ऊपर, वो इस तरीके से बिहेव करेंगे, वो इसको सेटिस्फाई करेंगे। अलग अलग लैम्डा की वैल्यू आती रहेगी उनकी, लेकिन वो होंगे इसी तरीके के। बिल्कुल सेम तरीके से मैं नेक्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट सिस्टम निकाल लेता हूं, लाइन 2 के। तो लाइन 2 को सबसे पहले हम कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं, तो दिस विल बी x माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। अब j कैप यहाँ पे 0 है बेटा, तो y अपॉन यहाँ पर भी j कैप 0 है, तो 0 आ जाएगा। दैट इज इक्वल टू, ध्यान देना बेटा, z प्लस 1 अपॉन 3, पुट इट इक्वल टू म्यू, म्यू के इक्वल आ गया। तो यहां पर लाइन 2 के कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आएंगे बेटा, x y z, दैट विल बी इक्वल टू, पहले वाले का आ जाएगा 2 म्यू प्लस 4, दूसरे वाले का आएगा बेटा 0, ठीक है, और तीसरे वाले का क्या आएगा आपके पास, 3 म्यू माइनस 1। आई होप ये बात समझ आ रही है। आगे जो हम 2 क्वेश्चन करने वाले हैं ना बेटा, उसमें भी यही चीज करनी है हमें। लिखा था मैंने यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बनाना है, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाने का तरीका, पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है यहाँ पे। अब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, बहुत ध्यान से समझना बेटा। जब भी आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने, मतलब क्या है कि ऐसा पॉइंट जो दोनों लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों लाइंस को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो ऐसा भी दिखे और ऐसा भी दिखे। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, इसके x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दो, y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के, z कोऑर्डिनेट को z कोऑर्डिनेट के इक्वल रख दो यहाँ पे, ठीक है। तो रख देते हैं, क्या आएगा पहले आपका, सिंस, या फिर ऐसे लिखो, इफ द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट, इफ द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट्स, अगर ये दोनों गिवन लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं, दिस इंप्लाइज, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 3 लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू
2 म्यू प्लस 4। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 3 लैम्डा माइनस 2 म्यू इक्वल्स टू 3। पहली इक्वेशन आ गई। दूसरी इक्वेशन लेते हैं बेटा, यहाँ पे क्या है, माइनस लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस लैम्डा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, यहाँ से बना डायरेक्टली लैम्डा की वैल्यू आ गई, ये तो अच्छी बात है, सीधा सीधा लैम्डा की वैल्यू आ रही है। यहाँ पे क्या करें, माइनस 1 इज इक्वल टू 3 म्यू माइनस 1। तो क्या देख रहे हो बेटा, 3 म्यू इज इक्वल टू 0, म्यू इज इक्वल टू 0 आ गया। ये तो सीधा सीधा आपको म्यू और लैम्डा की वैल्यू आ गई। लेकिन करना क्या, ध्यान देना, पहले अगर आपको 3 इक्वेशंस मिलती है ना, तो कोई भी 2 इक्वेशंस लेके सॉल्व करना है आपने। जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशंस मैंने सॉल्व कर दी, इसको मैंने छेड़ा तक नहीं है अभी, तो पहले लास्ट की 2 इक्वेशन सॉल्व हो गई। अब आपने क्या करना है, इन दोनों को उठा के इसमें पुट करना है। अगर ये इसको भी सेटिस्फाई कर जाता है तो मैं बोलूंगा लाइंस विल इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, लैम्डा और म्यू की वैल्यू इसको सेटिस्फाई करनी चाहिए। नाउ पुटिंग द वैल्यू, putting the value of lambda and mu in 1, इसको 1 बोल दो बेटा। तो पुट करो, क्या आएगी बेटा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 0, क्या आएगी 3 के इक्वल आ गया। हेंस द गिवन लाइंस इंटरसेक्ट्स। गिवन लाइंस क्या हो जाएंगी बेटा। अब एक बात बता रहा हूं बेटा, एक बात ध्यान देना, अगर आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पूछा होता, अगर आपसे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं पूछा होता तो और आपको सिर्फ इंटरसेक्ट प्रूव करना है या नॉट इंटरसेक्टिंग प्रूव करना है, अगर सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना पूछा हो तब, तो आप इसके अंदर एक और चीज कर सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल दो उनके बीच में। क्या निकाल दोगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना पूछा हो तो। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालोगे, 2 लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही होंगी ना, तो उनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 आएगा, दोनों लाइंस का। हाँ, अगर सिर्फ आपको ये पूछा हुआ है प्रूव दैट या शो दैट दीज लाइंस इंटरसेक्ट, सिर्फ इतना ही बोल रखा है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालो और प्रूव कर दो दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो उनके बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0। लेकिन अगर ये पूछ दे तो ऐसे करना है बेटा, क्योंकि अब मुझे क्या निकालना है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के मुझे कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहिए ना बेटा। तो क्या करो, लैम्डा या म्यू की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, चाहे इसमें पुट कर दो म्यू की वैल्यू या लैम्डा की वैल्यू इसमें पुट कर दो। मैं म्यू की वैल्यू पुट कर देता हूं इसके अंदर। कहां पे, पहले 2 लाइंस की वैल्यू निकाली, 2 लाइंस को, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके आपने लैम्डा और म्यू की वैल्यू निकाल दी, फिर तीसरे में पुट करोगे ना जब, और उसको सेटिस्फाई कर जाए तो हम क्या कहेंगे, वो इसमें कोई दिक्कत नहीं, बात तो उसी से तो आई है लाइन है, कोई बहुत बड़ी चीज, वो चीज गलत नहीं है। ठीक है, अब हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में पुट कर दो वैल्यू। मैं म्यू में पुट कर देता हूं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया बेटा आपके पास, ये आ जाएगा, म्यू को 0 पुट करो इसके अंदर, दैट विल बी 4 0 माइनस 1। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो बात क्लियर है अच्छे तरीके से, पक्का, बढ़े आगे। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो मेरी बात समझ आ रही है जो मैं कह रहा था, कि अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना पूछे, सिर्फ ये पूछ रहा है कि प्रूव दैट, या फिर ये बोले कि फाइंड वेदर द लाइंस इंटरसेक्ट और नॉट, फाइंड वेदर द लाइन इंटरसेक्ट और नॉट, सिर्फ इतना बोल रखा है अगर उसने, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से भी कर सकते हो आप। गॉट इट, बढ़े आगे। अब सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन में देखते हैं। ठीक है, देखो 3D के अंदर क्या होता है, मैं आपकी बात समझ गया, कि अगर 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो वो हो सकता है कि इंटरसेक्ट करें या ना करें, चलेगा। 3D में थोड़ा सा केस अलग चलता है, परपेंडिकुलर भी होती है पर वो इंटरसेक्ट भी नहीं करती, पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, जो आप जिस क्वेश्चन की बात कर रहे हो ना, उसमें वो नॉट इंटरसेक्टिंग आएगा। ठीक है, तो उसके अंदर आप वो भी कर सकते थे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते उनके बीच में। ठीक है, उसके बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालते हैं, आपका वो 0 नहीं आता, या ऐसे भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है।
तो पहला स्टेप समझ आया बेटा, कार्टेशियन सिस्टम, कार्टेशियन इक्वेशन से कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे निकल रहा है, ये बात सबको समझ आ रही है। चलो आगे बात करते हैं हम इसके अंदर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 विद रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस। और लास्ट में एक और चीज कह रहे हैं कि ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम वाई एक्सिस। ये तो अभी हमने किया है, ठीक है। इमेज का मतलब फुट ऑफ द परपेंडिकुलर नहीं होता बेटा, ये आपकी लाइन है जो L1 लाइन दे रखी है आपको, ठीक है। ये पॉइंट है आपके पास P, दैट इज 163। आपको ये पॉइंट निकालना है Q, लेट अस टेक इट टू बी ABC। ओके, तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना होता है। लेट अस टेक इट टू बी R, लेट अस टेक इट टू बी R। अगर बेटा कोई इमेज होती है बेटा, आप एक बात बताओ ना बेटा, इमेज, आप एक ऑब्जेक्ट की इमेज निकाल रहे हो, तो 10th क्लास की साइंस में एक बात पढ़ी थी आपने कि इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर, इमेज इज द ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मिरर। और दूसरी बात, जितना डिस्टेंस आपका मिरर से होता है ऑब्जेक्ट का, उतना ही इमेज का डिस्टेंस होता है मिरर से। तो वही तो बोल रहा हूँ ना बेटा, इमेज इज ऑलवेज, जो आपका ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट से इमेज जो जाएगी वो मिरर के हमेशा परपेंडिकुलर होती है। मैं तो इसी का यूज कर रहा हूँ, हमेशा परपेंडिकुलर तो होगा। तो पहले जो मिरर के ऊपर पॉइंट जहां पे वो टकरा रहा है वो पॉइंट निकाल रहा हूँ, ठीक है। इसको हम कहते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। इसको नाम क्या दिया जाता है, क्वेश्चन सिर्फ इतना भी आ सकता है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ दिस पॉइंट ऑन द लाइन दिस। ये भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ये क्वेश्चन इसलिए लिया मैंने क्योंकि इसमें दोनों चीजें आ जाएंगी। तो पहले हम फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालना सीखेंगे। तो ध्यान दो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने के लिए मुझे कार्टेशियन इक्वेशन निकाल के कोऑर्डिनेट सिस्टम निकालना पड़ेगा। तो पहले कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं इसकी। लाइन 1 की कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, x अपॉन 1, x अपॉन, क्योंकि i कैप 0 है यहाँ पे 1 है, इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन 2 आ जाएगा, इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन 3 आ जाएगा। नाउ पुट इट इक्वल टू लैम्डा, लैम्डा के इक्वल लिया तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आ जाएगा लाइन 1 का, लिखते इसको ऐसे है बेटा, L1 xyz इट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा x कोऑर्डिनेट आ जाएगा लैम्डा, दूसरा आ जाएगा बेटा 2 लैम्डा प्लस 1, तीसरा आ जाएगा आपके पास 3 लैम्डा प्लस 2। ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, यहां तक हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था। अब एक बात ध्यान दो बेटा, क्या मैं कह सकता हूं कि जो R पॉइंट है इस लाइन 1 के ऊपर है। अभी जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये क्या डिनोट कर रहा है, कोई भी पॉइंट इस लाइन के ऊपर होगा वो इस तरीके का दिखाई देगा, तो बेटा R भी तो ऐसा ही होगा, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूं, सिंस R lies on the line L1, this implies जो R पॉइंट होगा that will be lambda 2 lambda plus 1 3 lambda plus 2। जल्दबाजी नहीं बेटा, पहले R को तो कुछ दो, ठीक है। R को तो कोऑर्डिनेट अलॉट करो, R को कोऑर्डिनेट अलॉट कर दिया। अब मैंने, आपको याद होगा, बुक खोल के देखो, बुक क्लास में 2 पॉइंट्स लिखवा रखे हैं। पहली बात, अगर 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं लाइन के ऊपर, ध्यान देना, 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं लाइन के ऊपर, तो मैं dr कैसे निकालता हूं, x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1। अब क्यों निकाल रहा हूं, ध्यान दो, जो मेरा pr है क्या ये लाइन के परपेंडिकुलर है, अगर दो परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ध्यान दो, dr किसके निकाल रहा हूं मैं यहाँ पे, सबसे पहले dr ऑफ pr, pr के dr क्या होंगे बेटा, x2 माइनस x1, मतलब r के कोऑर्डिनेट्स तो ये हो गए ना आपके लैम्डा फॉर्म में, कोई दिक्कत नहीं। तो लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा पहला पॉइंट, पहला dr लैम्डा माइनस 1 हो जाएगा, दूसरा dr क्या होगा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6 इज बेटा 2 लैम्डा माइनस 5, और तीसरा क्या हो जाएगा बेटा 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, दैट इज 3 लैम्डा माइनस 1। यहां तक बात क्लियर है। अब dr ऑफ लाइन 1 भी निकाल दो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट करना है तो डॉट प्रोडक्ट के लिए तो dr चाहिए ना मुझे। अब लाइन 1 के dr कहां से मिलेंगे, यहीं से ले लो ना। अब मैंने आपको बताया था बेटा, लाइन 1 के dr कौन देता है, उसका पैरेलल वेक्टर, ठीक है। पैरेलल वेक्टर के dr क्या होंगे, तो लाइन के dr क्या होंगे,
ठीक है, नाउ वी कैन से दैट पी आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1। पी आर अगर परपेंडिकुलर लाइन 1 के, इसका मतलब क्या कह सकता हूं कि पी आर का डॉट प्रोडक्ट विद लाइन 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको पॉइंट को L1 कैसे ले सकता हूं बेटा? पॉइंट को L1 नहीं होगा, ये जो लाइन है, ये लाइन जो है ये L1 है आपका, ठीक है, वो पॉइंट P होगा आपका। चलो इस पे ध्यान दो बेटा, ठीक है ना। तो कैसे आ जाएगा बेटा आपका? हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो, आई एम ऑल्सो ह्यूमन। बेटा कुछ लॉजिक तो होगा ना उसके पीछे, मैं देखूंगा पूरी वीडियो दोबारा, हो सकता है मेरे से गलती हो गई हो। तो क्या इनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा? डॉट प्रोडक्ट ऐसे ही करते हैं ना, a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0। तो क्या आ जाएगा बेटा? दिस इंप्लाइज लैम्डा माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 10। बहुत ध्यान से करना बेटा, 9 लैम्डा माइनस 3, यही गलतियां होती हैं, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? लैम्डा प्लस 4 लैम्डा, 5 लैम्डा, 5 प्लस 9 इज 14, 14 लैम्डा माइनस 1 माइनस 10 इज माइनस 11, माइनस 7 माइनस 3 इज माइनस 14। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ गई? लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, यहाँ तक बात क्लियर है। तो मेरा आर पॉइंट क्या आ गया? तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ बेटा, ध्यान देना, देयरफॉर फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर दैट इज आर, वो क्या आ जाएगा बेटा? लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दूं 1, वो आ जाएगा 2 प्लस 1 दैट इज 3, कॉमा 3 प्लस 2 इज 5। ये आपका आर पॉइंट आ गया। तो आपका 90% क्वेश्चन हो चुका है, ये 90% क्वेश्चन हो चुका है आपका। आपको फुट ऑफ द परपेंडिकुलर मिल गया। अब मैंने इमेज की एक और बात करी थी आपसे, वो परपेंडिकुलर तो होता ही होता है, साथ में ये जो जितना डिस्टेंस पी आर है उतना ही आर क्यू होता है। मतलब कह सकता हूं आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। कहा जा सकता है कि आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। मैं दूसरा पेज ले रहा हूं बेटा। सिंस आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू, तो क्या मैं आर पॉइंट को निकाल सकता हूं बेटा? मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला, ध्यान दो बच्चे, मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस 1/2, b प्लस 6/2, c प्लस 3/2। क्या आएगा बेटा? आर पॉइंट क्या आ जाएगा? a प्लस 1/2, b प्लस क्या है आपके पास? b प्लस 6/2, b प्लस 6/2, c प्लस 3/2। यहां तक क्लियर है बेटा बात? तो यहां पर आपके, और आर पॉइंट ऑलरेडी अभी आपने निकाला था बेटा, आर पॉइंट निकाला भी तो था आपने अभी, क्या था? 135। तो 135 के इक्वल रखते हैं इसको, ठीक है। तो 135 के इक्वल रखा तो क्या आ जाएगा? पहला कोऑर्डिनेट, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 2 माइनस 1, 1 आ जाएगा आपके पास। सेम तरीके से b प्लस 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3 है आपका बेटा, तो b विल बी इक्वल टू 6 माइनस 6 0। और बेटा c प्लस 3 अपॉन 2 दिस विल बी इक्वल टू 5, तो c प्लस 3 आ जाएगा आपके पास 10, c इज इक्वल टू 7। so therefore image of p in line L1 is 1, जो Q पॉइंट था मेरा 1 0 7। समझ आई बेटा बात? अब लास्ट में एक छोटी सी चीज और पूछी थी इसने, इस पॉइंट का डिस्टेंस y एक्सिस से निकालना था। तो पॉइंट क्या है हमारे पास? 1 0 7। इसका y एक्सिस से डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा? इसके ऊपर पॉइंट क्या आएगा? 0 0 0 0 0 0 से निकालना है ना, क्योंकि x और z कोऑर्डिनेट तो 0 ही होंगे मेरे पास, y कोऑर्डिनेट वही होगा जो ऊपर वाला है। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इसको मैं q बोल देता हूं, इसको मैं बोल देता हूं लेट से o, ओरिजिन होगा ना यहाँ पे ये पॉइंट। तो qo क्या आएगा डिस्टेंस आपके पास? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 0 प्लस 7 7 जा 49, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट्स। स्क्वायर रूट ऑफ 50 यूनिट्स इज योर आंसर। आई होप बेटा बात अच्छे से क्लियर है। सो दिस इज हाउ, गलत नोट किया था मैंने, गलत किया था, थैंक गॉड। इतनी शक्ति हमें देना दाता,
मन का विश्वास कमजोर होना। हाँ जी बेटा, एरोप्लेन। अब हम एरोप्लेन में घूमेंगे। सीबीएसई सैंपल पेपर 2023 का बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है और इसमें बच्चे अपने 3 मार्क्स टीचर को डोनेट कर देते हैं और आपके पेपर में आया भी होगा बेटा ऐसा क्वेश्चन और आप लोगों ने भी ऐसा किया होगा। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आपने किया क्या है, ठीक है। क्वेश्चन दिक्कत तो ये है ना, बच्चे पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते। क्या पढ़ रहे हैं बेटा क्वेश्चन, ध्यान दो। एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग अलोंग द लाइन। एक एरोप्लेन है जो इस लाइन पे घूम रहा है, ठीक है, और एक दूसरा एरोप्लेन है जो इस लाइन पे घूम रहा है। यही गिवन है यहां तक अभी तक। आगे क्या पूछ रहा है, एट व्हाट पॉइंट्स इन द ऑन द लाइंस should they reach so that distance between them is shortest। बच्चे इसको इग्नोर मार देते हैं। अरे फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम, ये आता है वे, ये निकाल देते हैं, ठीक है। और इसके सिर्फ 2 मार्क्स हैं, इस पॉइंट के 3 मार्क्स हैं, इस पॉइंट के 3 मार्क्स हैं। क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है दोबारा। एक एरोप्लेन है जो इस लाइन 1 पे घूम रहा है, ठीक है। दूसरा एरोप्लेन है जो इस लाइन 2 पे घूम रहा है, ओके। एक लाइन 1 पे है, एक लाइन 2 पे है। तो मेरे से पूछ रहा है ये किन पॉइंट्स पे आए P और Q पे सच दैट इनके बीच में डिस्टेंस शॉर्टेस्ट होना चाहिए। मुझे पहले P और Q बताना है। तो देखो यहाँ पे दोबारा पॉइंट्स की बातें हो रही है। जब भी पॉइंट्स की बातें होंगी बेटा, हमेशा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनेगा। हमेशा क्या बनेगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये माइंड में बिठा लो बेटा, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको बनाना है। पहली बात जो अपने माइंड में रखनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। अपने माइंड में बिठा लो, लिख लेते हैं इसको। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। यहां तक बात समझ आ गई बेटा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो एक काम करते हैं, दोनों लाइंस की कार्टेशियन इक्वेशन बनाते हैं और कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, ठीक है। तो लाइन 1 की कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगी, लाइन 1 की आपको सबसे पहले ये इक्वेशन लिखनी है बेटा, इक्वेशन नोट करनी है। क्वेश्चन में नहीं देखेगा टीचर आपका, ठीक है। लाइन 1 की पहले वेक्टर इक्वेशन लिखी, करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन इक्वेशन क्या बनेगी बेटा। अब यहाँ पर लैम्डा के आगे तो कुछ है ही नहीं, तो x1 y1 z1 क्या है, 0 यहाँ पे। तो इक्वेशन क्या बनेगी आपकी, x अपॉन 1 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z अपॉन 1, पुट इट इक्वल टू लैम्डा। तो लाइन 1 का कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आ गया, x y z, दैट इज इक्वल टू लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा। यहां तक कोई डाउट। लाइन 2 की इक्वेशन क्या बनेगी बेटा आपकी, लाइन 2 ये है आपके पास, दिस इज x माइनस 1 अपॉन 0 y प्लस 1 अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू z माइनस 0 अपॉन 1। दिस इज इक्वल टू, ध्यान देना जो यहां पर वेरिएबल, ये यहां पे कांस्टेंट यूज कर रहे हैं ना, स्केलर, वही आएगा यहां पे, ठीक है। घुमाने के लिए यहां पर p और s भी दे देता है, p और s भी दे, तो p और s के इक्वल रखोगे उसको आप, ये बात ध्यान देनी है आपने। तो यहां से लाइन 2 के कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या आ गया आपके पास, लाइन 2 के कोऑर्डिनेट सिस्टम पहले वाले के क्या आ जाएंगे, इसको इक्वल टू म्यू रखेंगे तो म्यू के साथ तो 0 हो गया, सिर्फ 1 बचा, ठीक है। दूसरा क्या आएगा, -2 लैम्डा माइनस 1, और तीसरा आ जाएगा म्यू, ठीक है। और यहाँ पे अब ये लिखोगे सिंस पॉइंट, और ये डायग्राम जरूर बनाना है आपने बेटा, ये डायग्राम जरूर बनाना है यहाँ पे जो बना हुआ है, ठीक है। सिंस पॉइंट P एंड Q lies on L1 एंड L2, दिस इंप्लाइज पॉइंट P क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, पॉइंट P इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, दैट इज लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा। Q पॉइंट क्या हो जाएगा हमारे पास, ये वाला 1 -2 लैम्डा माइनस 1 एंड म्यू, हाँ जी 2 म्यू, सॉरी ये म्यू आएगा, दिस इज म्यू। हाँ सही है, ठीक है बेटा। अब ध्यान दो, PQ जो है, ध्यान दो यहाँ पे PQ इज परपेंडिकुलर टू L1 और L2 के भी, तो PQ के dr का डॉट प्रोडक्ट विद L1
0, PQ के dRs का डॉट प्रोडक्ट विद L2 0। तो आपने क्या करना है, सीधा dRs ऑफ PQ निकालो। dRs ऑफ PQ क्या आएगा बेटा, OQ माइनस OP, OQ माइनस OP आएगा आपके पास, निकालते हैं इसको। तो आपके dRs ऑफ PQ क्या बन गए, 1 माइनस लैम्डा माइनस 2 म्यू माइनस 1 में से माइनस लैम्डा माइनस किया तो प्लस लैम्डा हो जाएगा और म्यू माइनस लैम्डा। ऐसे करके dRs ऑफ L1 निकाल दो बेटा। dRs ऑफ L1 क्या होंगे, लाइन 1 के dRs कहां मिलेंगे बेटा, उसके पैरेलल वेक्टर के पास 1 माइनस 1 1, और dRs ऑफ L2 भी निकाल लेते हैं बेटा यहाँ पे। तो dRs ऑफ L2 क्या आएंगे हमारे पास बच्चे, दैट विल बी 0 माइनस 2 1, 0 माइनस 2 एंड 1। ये आपके dRs किसके हो गए बेटा, लाइन। नाउ बेटा इसके बाद हम बात करते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं PQ जो है इट इज परपेंडिकुलर टू L1, तो इनके डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो PQ का डॉट प्रोडक्ट L1 के साथ क्या आएगा, ध्यान दो, PQ का डॉट प्रोडक्ट विद L1 क्या बनेगा आपका, 1 माइनस लैम्डा इंटू 1, क्या आएगा 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 प्लस, जब पेज चेंज का हो रहा ना बेटा ध्यान देना, बड़ी गलती होने के चांसेस होते हैं, माइनस 2 म्यू प्लस लैम्डा माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस म्यू माइनस लैम्डा इंटू 1, म्यू माइनस लैम्डा इंटू 1, दिस इज इक्वल टू 0। सॉल्व करते हैं इसको जल्दी से, 1 माइनस लैम्डा प्लस 2 म्यू माइनस लैम्डा प्लस 1 प्लस म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। तो ये क्या आ जाएगा आपके पास बेटा, दिस विल बी 2 म्यू प्लस म्यू इज 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा 3 म्यू। समझ आ रही है बेटा बात इतनी, क्या आ गया आपके पास बेटा, 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। बिल्कुल सेम तरीके से नेक्स्ट वाला भी कर देते हैं बेटा, सब कुछ सेम है, 0 माइनस 2 1 आ जाएगा नीचे, पहले के साथ 0 आएगा क्योंकि PQ इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L2। तो क्या बोलेंगे बेटा, 0 इंटू 1 माइनस लैम्डा प्लस दूसरा क्या था हमारे पास, 0 माइनस 2 एंड 1, तो माइनस 2 इंटू माइनस 2 म्यू प्लस लैम्डा माइनस 1 प्लस 1 इंटू म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बनेगी, ये तो 0 बन गया बेटा, ये आ जाएगा आपके पास 4 म्यू माइनस 2 लैम्डा प्लस 2 इक्वल्स टू प्लस म्यू माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। इक्वेशन क्या बनेगी बेटा, 4 म्यू प्लस म्यू 5 म्यू माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इक्वल टू 0। अब दो इक्वेशंस है मेरे पास, एक ये रही एक ये रही, म्यू और लैम्डा की वैल्यू निकाल दें यहाँ से। म्यू और लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, कैसे निकालेंगे, 3 म्यू माइनस 3 लैम्डा इक्वल्स टू माइनस 2, इसके बाद 5 म्यू माइनस 3 लैम्डा इज इक्वल टू माइनस 2, तो साइन चेंज कर दे, माइनस प्लस प्लस हो जाएगा, तो दिस विल बी माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू 0, माइनस 2 म्यू इज इक्वल टू बेटा 0। तो म्यू की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, म्यू इज इक्वल टू 0। म्यू 0 आ गया तो किसी में पुट कर दो आप, जैसे इसमें पुट कर दिया यहाँ पे, तो लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो 0 बन गया, तो माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, लैम्डा इज इक्वल टू 2/3 आ जाएगा आपके पास। आपको लैम्डा और म्यू की वैल्यू मिल गई, तो पॉइंट्स क्या थे आपके पास, लास्ट में आपने क्या करना है, सीधा सीधा पॉइंट्स में वैल्यू पुट करनी है आपने। तो पहला पॉइंट क्या था, लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा, तो पी पॉइंट क्या बन जाएगा आपका, देयरफॉर पी पॉइंट इज लैम्डा माइनस लैम्डा लैम्डा, और क्यू पॉइंट क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, 0 पुट करना है किसमें 0 किसमें पुट करना है बेटा, इस वाले में 0 पुट करो, पहला 1 आएगा, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा आपका, 0 पुट किया तो 1 माइनस 1 0। अब लास्ट में क्या पूछ रहा है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए आप क्या करोगे,
डिस्टेंस पी क्यू निकाल दोगे सीधा। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला मत लगाने बैठ जाना, ठीक है। इन्हीं पॉइंट्स पे तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो आपने सीधा सीधा करना क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 -1 का होल स्क्वायर प्लस -2/3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 0 2/3 -0 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट। जो आंसर आएगा दैट विल बी योर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। फुल फ्लेज 5 मार्कर क्वेश्चन है आपका ये, ठीक है। ये कंप्लीट होता है आपका क्वेश्चन। एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है हमारा यहाँ पे, ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लो इसको। सो लेट्स सी द फाइनल क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। थोड़ी वीडियो लंबी गई है लेकिन वर्थ इट है बेटा। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका और इसके सारे क्वेश्चंस बेटा आपने करने हैं। अगर आते हैं तो स्किप करके आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है, या फिर ज्यादा 1.5 की स्पीड पे आप चला सकते हो, या जैसे भी आपको ठीक लगे। स्किप करना है 1.5 की स्पीड पे चला के आपको क्वेश्चन करने हैं, लेकिन क्वेश्चन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन्हीं वैरायटीज के क्वेश्चंस को आपने मल्टीपल क्वेश्चंस करने हैं, अलग अलग वैरायटीज के क्वेश्चंस को, ठीक है ना। चलो इसकी बात करते हैं। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, द इक्वेशन of the motion of rocket are x is equal to 2t, y is equal to -4t, z is equal to 4t। ध्यान देना बेटा, ये क्या दे रखा है, ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं हमने। ये क्या है, ये एक्चुअली में इक्वेशन को लिखने का दूसरा तरीका है। इक्वेशन को लिखने का दूसरा तरीका, ये एक्चुअली लाइन की इक्वेशन ही है आपकी। ये क्या है आपकी, लाइन की इक्वेशन ही है आपकी। अब कैसे लिखेंगे ध्यान देते हैं फिलहाल, पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। Where t is the time given in seconds, given in seconds। जो लैम्डा था ना बेटा आपका, लैम्डा, वो यहाँ पे t है, वो यहाँ पर क्या वर्क कर रहा है, t, ठीक है ना। गिवन इन सेकंड्स एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मूविंग पॉइंट इन किलोमीटर। ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये इन किलोमीटर है बेटा, ठीक है। चलो बात करते हैं। सबसे पहली चीज क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द पाथ ऑफ रॉकेट। पहली चीज क्या पूछी इसने, व्हाट इज द पाथ ऑफ रॉकेट। दूसरी बात पूछी, एट व्हाट डिस्टेंस विल बी द रॉकेट फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट 000 एंड फ्रॉम द फॉलोइंग लाइन, इस लाइन से इन 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड बाद ये रॉकेट कहां होगा, ये पूछ रहा है आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इस इक्वेशन को ढंग से लिख लेता हूं। तो पहले ध्यान दो, आपको इक्वेशन क्या गिवन है, x is equal to 2t, y is equal to -4t, z is equal to 4t। यहां से तीनों से t की वैल्यू निकाल लो। जैसे हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते थे ना, तो एक्चुअली आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है आपको। ये क्या गिवन है आपको, कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम से इक्वेशन की तरफ जाऊंगा मैं, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास बेटा, x/2, ये क्या है बेटा, y/-4, और नेक्स्ट है आपके पास z/4। तीनों इक्वल टू t गिवन है कि नहीं बेटा। यहां तक बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही सबको। सो दिस इज द एक्चुअल इक्वेशन ऑफ द लाइन, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द, t हटा सकते हो यहां से, t हटा सकते हो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द गिवन लाइन। तो पहली जो आपको पॉइंट पूछ रहा है, फाइंड द पाथ ऑफ द रॉकेट, सो दिस इज द पाथ ऑफ द रॉकेट। तो इसको आप 1 मार्क कर दो। देयरफॉर line 1 is the path of the rocket, ठीक है। अब इसके बाद क्या पूछ रहा है, at what distance will be the rocket from the starting point 000, ठीक है। तो ध्यान देना, आफ्टर 10 सेकेंड्स, आफ्टर 10 सेकेंड्स। अब सेकेंड्स में कौन है बेटा, t है ना, t आपका सेकेंड्स में है। मैं क्या करूंगा, इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम उठाऊंगा। क्या उठाऊंगा बेटा, यहां पे इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताओ, एट t सेकेंड्स, t सेकेंड पे रॉकेट किस पॉइंट पे होगा, रॉकेट विल बी एट द पॉइंट, कौन से पॉइंट पे होगा बेटा। तो क्या मैं कह सकता हूं, इस लाइन पे कोई भी पॉइंट एट t सेकेंड्स कौन सा होगा, वो यही तो होगा जो आपको गिवन है। मतलब क्या होगा आपके पास, ये दैट विल बी 2t -4t एंड 4t आफ्टर t सेकेंड्स, इसी पॉइंट पे तो होगा। अरे बेटा लाइन, इस लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट होगा, किस तरीके से दिखाई देगा, इसी तरीके का तो दिखाई देगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम। आपको यहाँ पे ऑलरेडी कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है क्वेश्चन का,
ठीक है, इक्वेशन का कोऑर्डिनेट सिस्टम गिवन है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से इक्वेशन की तरफ मूव किया है, आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम से इक्वेशन की तरफ मूव किया है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम तो ऑलरेडी आपको पहले से गिवन था यहाँ पे, क्लियर है बात। तो हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम को दोबारा ले लिया। तो मुझे एक बात बताओ, एट 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड्स की बात कर रहे हैं ना, कि 10 सेकेंड्स में ये रॉकेट कहां पहुंच जाएगा, लाइन पे, लाइन पे कहां पहुंच जाएगा ये रॉकेट, देख के बताओ जरा। टी को 10 पुट कर दो, पुट टी इज इक्वल टू 10, 10 पुट कर दो ना सीधा। टी सेकंड्स ही तो है बेटा, टाइम ही तो है इन सेकंड्स। तो पॉइंट क्या आ जाएगा आपके पास, 20 माइनस 40, 40, मतलब मेरा रॉकेट यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब मेरे से क्या पूछे, इस पॉइंट को मैं क्यू बोल देता हूं, लेट्स से दिस पॉइंट इज क्यू। अब मुझसे क्या पूछ रही है, ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस। ठीक है, तो OQ क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास, OQ विल बी 20 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 40 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 40 माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट विल बी 20 का स्क्वायर क्या होता है बेटा, 400 प्लस 1600 प्लस 1600, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 3600, 32 प्लस 4 36, 3600 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 600। ठीक है, तो आपका कितना डिस्टेंस हो गया आपका, सॉरी 60, इट विल बी 60 नॉट 600, सॉरी दिस विल बी 60। अब कितने में होगा बेटा, किलोमीटर की बात कर रहे हैं ना बेटा, यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है यहाँ पे कि इन किलोमीटर है सब कुछ। तो ये किसका डिस्टेंस हो गया आपका बेटा, दिस डिस्टेंस इज फॉर ओरिजिन का Q से,